गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें डायरेक्टिंग चैप्टर का जो रिवीजन करना है उसका सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। एक पार्ट में हमने मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी तक कर लिया था और सेकंड पार्ट में आज शुरू करते हैं बच्चों फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से। क्या होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स? मोटिवेशन के अंदर हम ये टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव वो इंसेंटिव्स होते हैं जिनको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो फिर नॉन फाइनेंशियल कौन होते हैं? जिन्हें हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। जब फाइनेंशियल है तो नॉन फाइनेंशियल की जरूरत क्या है? क्योंकि सारी जरूरतें एक इंसान की केवल और केवल फाइनेंशियल से पूरी नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि एक टाइम तक इंसान को फाइनेंशियल इंसेंटिव की जरूरत रह सकती है, हो सकती है, लेकिन एक टाइम के बाद उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करेंगे। उसे क्या चाहिए? नॉन फाइनेंशियल। चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो। फाइनेंशियल के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें यहाँ पे रिवाइज करने हैं, हमने पढ़े हुए हैं। ऐसे ही किसके भी बच्चे हैं? नॉन फाइनेंशियल के भी है। चलो बच्चों वन बाय वन करके देखते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव इसने बता ही दिया कि ये वो टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसी इंसान को मोटिवेट करने के लिए। सॉरी, मैंने फाइनेंशियल बोला ना? हाँ, अभी वो इंसेंटिव बता रहा है। क्या बता रहा है? इंसेंटिव बता रहा है। इंसेंटिव वो टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जो एक इंसान को मोटिवेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, और ये दो टाइप के हो सकते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। ठीक है ना? आपको ये समझ में आ रहा है ना इंसेंटिव क्या चीज होती है? इंसेंटिव वो टूल्स या वो टेक्निक्स होती है जिसको हम यूज करते हैं किसी इंसान को मोटिवेट करने के लिए। आगे बात करें अगर किसकी, फाइनेंशियल की, तो देख लो ये वही लिखा है जो अभी हमने बोला कि फाइनेंशियल या इनको मॉनेटरी इंसेंटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? ये वो इंसेंटिव होते हैं या वो रिवॉर्ड होते हैं। अवॉइड नहीं बोल रहा है, अवॉइड वर्ड कहाँ पे यूज करेगा? नॉन फाइनेंशियल में। ठीक है ना? सारे बच्चों को पता है कि अवॉइड में और रिवॉर्ड में क्या फर्क होता है। ठीक है ना? अवॉइड कैसा होता है? नॉन फाइनेंशियल नेचर का होता है। ठीक है ना? जो कि जबकि रिवॉर्ड क्या होता है? फाइनेंशियल नेचर का होता है। तो कह रहे हैं कि वो मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं जिनको हम मनी की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मनी के अंदर क्या होती है? परचेजिंग पावर होती है। तो ये काफी जरूरी हो जाता है, मतलब किसी इंसान को क्या करने के लिए? मोटिवेट करने के लिए। और ये इंसेंटिव्स हम इंडिविजुअल बेसिस पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं और ग्रुप बेसिस पे भी, मतलब 1 to 1 भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और पूरी टीम को भी इकट्ठा क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड करा सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे कुछ हेडिंग्स है किसकी? फाइनेंशियल इंसेंटिव की। सारे बच्चों को पता है। अरे ओ पीपी, सुबह ही सुबह काहे को बढ़ा रहा है? बीपी। चल जल्दी से प्रॉफिट को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर। ठीक है ना? और अपने काम की क्या चीज है इसमें? पीपी बीपी पीएसआर, पीपी बीपी पीएसआर। चलो वन बाय वन देखते हैं। पहले एक बार मेरे को आप हेडिंग्स रिकॉल कराना, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है ना? पीपी बीपी पीएसआर। पी स्टैंड फॉर पे एंड अलाउंसेस। पीपी अगेन, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। पीपी बीपी, बी स्टैंड फॉर बोनस। वेरी गुड। पी स्टैंड फॉर, बोलो, पी स्टैंड फॉर, हाँ, पी स्टैंड फॉर कोई भी एक बोल दो। प्रॉफिट शेयरिंग। पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट शेयरिंग। पीपी बीपी पीएसआर। अगेन पी स्टैंड फॉर पार्क्यूजिट्स, है ना, जिनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्क्स। एंड एस स्टैंड फॉर स्टॉक ऑप्शन, यानी कि इसको क्या भी बोलते हैं? को पार्टनरशिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को पार्टनरशिप। एंड आर स्टैंड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ऐसे करके हमारे कौन हो जाते हैं? पीपी बीपी 4 और 3 पीएसआर 7 हो जाते हैं। ठीक है? वन मोर टाइम। अरे ओ पीपी, चल जल्दी से प्रॉफिट को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर। पीपी बीपी, जल्दी जल्दी से हेडिंग बोलो। पी स्टैंड फॉर, नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव।
ठीक है ना। नेक्स्ट बोनस, नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग, नेक्स्ट इसके नेक्स्ट एंड द लास्ट, ठीक है ना। एक बार और थोड़ा तेज स्पीड से बोलेंगे, है ना, विदाउट इंटरप्शन के। चालू हो जाओ, पीपीबीपी पीएसआर से हेडिंग बोलते जाओ। ठीक है ना। पे एंड अलाउंसेस की बात करते हैं। कह रहे हैं कि सैलरी जो होती है ना, सैलरी सबसे बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव होता है। किसी से भी अगर आपको कुछ काम कराना है, नाटकबाजी कर रहा है सामने वाला, तो क्या बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो, ठीक है ना। बेसिक सैलरी उसकी बढ़ा दो, या उसे अगर वो कोई अलाउंस की डिमांड कर रहा है तो उसे वो अलाउंस दे दो आप, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलाउंस होते हैं। हालांकि मैं अभी यहाँ पे आपको रिकॉल करा दूं कि अलाउंस में और पर्क्स में क्या होता है, फर्क होता है। अलाउंस में कंपनी डायरेक्टली क्या देती है, पैसा देती है उस चीज का जिस चीज की वो डिमांड कर रहा है। कंपनी का उससे कोई मैटर नहीं है कि तेरे को वो चीज मिल रही है या नहीं मिल रही, तू ले या ना ले, तूने डिमांड करी, हमारे को जमता है, हमने तेरे को दे दिया, ठीक है ना। वो कह रहा है भाई साहब मेरे को क्या दे दो, ट्रैवलिंग अलाउंस दे दो। क्या दे दो, ट्रैवलिंग अलाउंस दे दो, कि मेरे को बहुत दूर से आना होता है ऑफिस में, ठीक है ना। हमने बोला ले जा भाई, ठीक है ना। तो कैब करके आता है या बाकी रोडवेज से आता है, कैसे भी आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी यूज करता है, तो अपना खर्चे में यूज कर लेना। अब हमें क्या पता, हमें क्या मतलब है उससे कि वो पैदल आता है, भगवक के आता है ना, टेम्पू में आता है, रिक्शा में आता है, हमें उससे क्या मतलब है, आए आता भी है या नहीं भी आता है, हमारे तरफ से पैसे लगे, ठीक है ना। लेकिन जब कंपनी को पैसा नहीं देना होता है, कंपनी बोलती है कि अच्छा तेरा पैसा लग रहा है क्या, तो कोई बात नहीं, अपन लोग ही क्या देते, तेरे को फैसिलिटी देते हैं, ठीक है ना। हमारी कैब जाएगी और हमारी कैब ही तेरे को लेकर के आएगी, ठीक है ना। स्टाफ बस है जैसे, तो अभी क्या है, अभी उसमें आना पड़ेगा। लेट सपोज अगर पहले झूठ भी बोल रहा था, है ना, बगल इधर बगल से ही आता है, तो अब क्या, अब तो पता पड़ जाए ना, खुलासा हो जाएगा कि कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता, तो फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो पर्क्स होते हैं, पर्क्स होती है फैसिलिटीज, वहां पे कंपनी पैसा नहीं देती, और अलाउंसेस में कंपनी क्या देती है, पैसा देती है। तो फिर हम यहाँ पे पे एंड अलाउंसेस में क्या पढ़ेंगे, फैसिलिटीज पढ़ेंगे या मतलब पर्क्स पढ़ेंगे या अलाउंसेस पढ़ेंगे। अलाउंसेस की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। देखो जैसे अलाउंस लिख रहे हैं यहाँ पे, बेसिक पे तो बेसिक सैलरी होती है कि वो बढ़ा दोगे आप तो इंसान मोटिवेट हो जाएगा। डियरनेस अलाउंस वो महंगाई के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए होता है। हाउस रेंट अलाउंस, सामने वाला बंदा जो एम्प्लॉई है वो किराए पे रहता है, तो उसका किराया हमारे से ले जा रहा है, उसको बोलते हैं एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन आरएफए की अगर बात करें तो, आरएफए बोले तो रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो वो किस में आ जाएगा, वो पर्क्स में आ जाएगा। कंपनी अपने फ्लैट अलॉट कर रखी है किसको, एम्प्लॉइज को, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर इंक्रीमेंट होता रहता है पे एंड अलाउंसेस में, और वो किससे लिंक होता है, डायरेक्टली उनकी प्रोडक्टिविटी से। किससे लिंक होता है, प्रोडक्टिव। भाई तुम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा एफिशिएंट होंगे तुम, तो ज्यादा हम तुम्हारी क्या कर देंगे, सैलरी कर देंगे, बढ़ा देंगे, मतलब जल्दी जल्दी भी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीमेंट दे सकते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है ना, वो ठीक ठाक काम करता है, तो उसकी मम्मी क्या होती है, हर 3 महीने में जाती है, जी इससे कम में नहीं, ठीक है ना, अब तो इतनी बढ़ा दो सैलरी। अब वो है क्यूट सा है वो, तो हम उसकी बढ़ा देते सैलरी, ठीक है ना, हर 3 महीने में। बाकी दूसरे जो एम्प्लॉइज है उनकी कोई 1 साल से पहले सैलरी नहीं बढ़ती, है ना, लेकिन वो काम ठीक ठाक करता है वो बंदा, है ना। तो हम सोचते हैं यार जब काम ठीक ठाक कर रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दूसरा बंदा आएगा तो उसे काम सिखाना पड़ेगा, फिर वो हमारे को समझेगा, हम उसको समझेंगे, ये समझा समझाया है, और काम भी बिना कहे। एक तो ये होता है कि कहने के बाद एक इंसान काम करता है, एक तो बिना कहे काम सही करता है। तो जब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़िया आ रही है, उसकी एफिशिएंसी बढ़िया आ रही है, तो उसका रेगुलर इंक्रीमेंट होता रहता है, बाकी दूसरे एम्प्लॉय से पहले भी, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर इंक्रीमेंट अगर पे एंड अलाउंसेस में होता रहे या होता है, तो वो किससे लिंक होता है, डायरेक्टली एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस से। एक बंदा ऐसा है कि वो बहुत नालायक है, वो काम ही नहीं करता, तो उसका रेगुलर इंक्रीमेंट भी होगा नहीं, वो कहेंगे साहब सैलरी बढ़ा दो, ए चल जाना उधर काम कर ले, ठीक है ना, नहीं करने का तो कहीं दूसरी जगह देख ले, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि कल के जाता हुआ आज चला जा, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, काम वैसे भी नहीं करता तू, ठीक है ना। अच्छा, जब एक इंसान को ज्यादा कमाने का मौका मिलता है, जब एक इंसान को ज्यादा कमाने का मौका मिलता है, तो लाजमी है कि वो मौका छोड़ेगा नहीं, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा। भाई सिंपल सी बात है, हमने आपको इंसेंटिव दिया तो आप आगे आगे चलोगे, ठीक है ना, आपको इंसेंटिव नहीं दे रहे तो आप काम नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव, हल्का समय ने इसका टच आपको ऊपर वाली हेडिंग में भी दिया जो अभी बताया।
और अभी इसमें यहाँ पे ये प्रॉपर इन्होंने हेडिंग दी हुई है, लेकिन हमने इसको सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है एक टेक्निक बोल करके, साइंटिफिक मैनेजमेंट की, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव, या आपने पढ़ा हुआ है दूसरे नाम से डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यहाँ पे क्या करते हैं हम अपने ओवरऑल एम्प्लॉइज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक एफिशिएंट एम्प्लॉइज और एक इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। एफिशिएंट कौन, जो हमारे टारगेट को मीट करते हैं या उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। इनएफिशिएंट कौन, जो हमारे टारगेट तक पहुंच नहीं पाते। जो टारगेट को पूरा करते हैं उसके ऊपर जाते हैं उनको हम हायर रेट से पे करेंगे, और जो इनएफिशिएंट है, जो हमारे टारगेट को मीट नहीं कर पाते, उनको हम लोअर रेट से पे करेंगे। तो इससे होगा क्या, जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉई है वो एफिशिएंट बनने की कोशिश करेंगे और एफिशिएंट अपनी एफिशिएंसी को और इंप्रूव करेंगे। तो ये भी एक टाइप का फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों बोनस। बोनस क्या होता है, ओवर एंड अबव होता है। किसके, ओवर एंड अबव सैलरी के। जो मिल रहा है वो तो मिल रहा है, अरे नाम ही बोनस है, बोनस का मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है ना। जब एक इंसान को एक्स्ट्रा मिलेगा या हम उसे ऑफर कर रहे हैं तो वो बराबर से आगे चलेगा, ठीक है ना। तो बोनस बता रहे कि बोनस ओवर एंड अबव होता है वेजेस सैलरी के। और जैसे हम अपने उनको एम्प्लॉइज को दे सकते हैं, पूजा बोनस दे सकते हैं, या भारत में सबसे ज्यादा दिवाली बोनस चलता है, कोई भी इंटरिम बोनस हो सकता है किसी भी ओकेजन पे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग बच्चों। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग बोले तो जो मैनेजमेंट प्रॉफिट क्या करती है, बनाती है, वो प्रॉफिट को किसके साथ शेयर करना, एम्प्लॉय से। ऐसे तो नुकसान हो जाएगा हमारा, उन्हें सैलरी भी मिल रही है, प्रॉफिट भी मिले। ये घटिया सोच छोड़ो, ठीक है ना। तुम अगर लड़ोगे किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, तो वो भी लड़ेंगे प्रॉफिट के लिए। तुम अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहोगे, वो भी अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहेंगे। अच्छा, लेकिन दोनों के जो इंटरेस्ट है वो मैच नहीं कर रहे, दोनों में क्लैश होएगा। तुम अपना प्रॉफिट कब बढ़ा, तुम अपना जो प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो कैसे बढ़ाना चाहोगे, सैलरी को कम करके, बिकॉज सैलरी का जो है ना वो तुम्हारे लिए एक्सपेंस काउंट होगा, तो तुम अपने खर्चों को क्या करना चाहोगे, कम करना चाहोगे। लेकिन वो अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहेंगे, वो उनका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, जब उनको सैलरी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उनके लिए वो सैलरी क्या है, इनकम है। तो वो तो सैलरी ज्यादा करना चाहेंगे, तुम सैलरी को कम करना चाहोगे, आपस में लड़ते रहना, रादर देन कि आपस में प्रॉफिट को लेकर के आप लड़े। अच्छा तो ये रहेगा ना कि दोनों ही पार्टी, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे तो एम्प्लॉइज हो, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए काम करे। हाँ बोलो ना, जब प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे तो मैनेजमेंट को भी क्या जाएगा, मैनेजमेंट को 100 करोड़ रुपए का साल का प्रॉफिट आ रहा था, हमारे एम्प्लॉइज को हमने बोल करके उन्हें ऑफर दे करके कि भाई प्रॉफिट में जितना भी 100 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट होगा उसका 20% तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। तो हमारा क्या जाता है, हमारे को तो पहले 100 करोड़ का आ रहा था प्रॉफिट, इधर अभी 100 करोड़ का तो अभी भी आएगा, लेकिन उसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा होगा, लेट्स सपोज हमारा कितना हुआ, 130 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो ऊपर कितना हुआ एक्स्ट्रा, 30 करोड़ का, तो 3 टू जा 6, तो 6 करोड़ का प्रॉफिट हम किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, शेयर कर देंगे, अपने एम्प्लॉइज के साथ। तो बाकी 130 में से 6 घटा दो तो कितना बना, 124। हमारे को तो पहले कितना आ रहा था, अभी कितना आ रहा है, तो हमारा कुछ जाता है, हमारे को तो फिर भी क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो प्रॉफिट शेयरिंग, इससे एम्प्लॉइज क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, अगर हम प्रॉफिट क्या करेंगे, शेयर करेंगे। नेक्स्ट है पर्क्स। ये क्या होती है, फैसिलिटीज होती है, फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है ना। जो मैनेजमेंट या कंपनी किसको ऑफर करती है, अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है ना। किससे अलग करती है ये, बेसिक सैलरी एंड वेजेस से, ठीक है ना। अलाउंसेस नहीं होते, फैसिलिटीज होती है। इस तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं वो मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉइज को बेटर परफॉर्मेंस के लिए। हम पढ़ ही इसलिए रहे ताकि एम्प्लॉइज अपनी बेटर परफॉर्मेंस दे सके। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा है, आरएफए लिखा है, मेडिकल एड लिखा है, एजुकेशन टू चिल्ड्रन, कैफ फैसिलिटी, आप देख पा रहे हो तो सारी फैसिलिटी है यहाँ पे, ठीक है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बच्चों को पार्टनरशिप, या जिसको स्टॉक ऑप्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें कंपनीज क्या ऑफर करती है अपने एम्प्लॉइज को, ई स्टॉक्स ऑफर करती है, ठीक है ना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जहां पे कंपनी बोलती है कि आप, कोई तो कंडीशन लगाती है कि ये कंडीशन को फुलफिल करने के बाद हम आपको मतलब क्या कर रहे हैं, आज अलॉट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप इसे क्या भी कर सकते हो, एक्सरसाइज भी, आज ऑप्शन दे रहे हैं आपको, है ना। जब कंडीशन पूरी हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज भी कर सकते हो।
बात समझ में आ रही? मतलब हम आपको शेयर देंगे, अगर आप 5 साल तक रुक के रहोगे हमारे यहाँ पे तो हम आपको शेयर्स देंगे, या तो फ्री में देंगे, फ्री में रहेंगे तो कोई भी छोड़ेगा नहीं, या फिर मार्केट प्राइस से कम में देंगे। जब एक कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी अपने एम्प्लॉइज को तो एम्प्लॉइज को ओनरशिप की फीलिंग आती है। किसकी फीलिंग आती है? ओ भाई नौकर नहीं है यहाँ पे केवल, शेयर होल्डर भी है ना। सारे बच्चों को पता है शेयर होल्डर कौन होते हैं, मालिक होते हैं। तो जब इनके पास लेट सपोज इसके पास एक एम्प्लॉय के पास लेट सपोज 5,000 कोई 4,000 शेयर रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये भी तो अच्छा काम इसलिए करेगा बिकॉज अच्छा काम करेगा तो कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा गया, कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा इसके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, साथ में क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। अगर सारे एम्प्लॉइज अच्छा काम करेंगे तो ये होता है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन है, जिसको ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये कंपनी इसलिए देती है ताकि हम अपनी जो परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव कर सके। इन द सेंस कैसे कि जैसे कंपनी कई सारी कंडीशन लगा देती है कि भाई एम्प्लॉय को 5 साल तक रुक के जाना है, इसे वेस्टिंग कंडीशन बोलते हैं, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और या MPS का हो सकता है, टारगेट हो सकता है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इसके ज्यादा पहुंचा दो, या हमारे अगले 3 साल तक प्रॉफिट 20% से ग्रो करा दो, तो बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों रिटायरमेंट बेनिफिट। ये क्या होते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट? इंसान काम तो आज करेगा लेकिन ये कब मिलते हैं उसे? सुपर एनुएशन के बाद, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अगर उसे ये बेनिफिट मिलेंगे, मिलेंगे कब? सुपर एनुएशन के बाद। लेकिन वो मोटिवेट आज हो जाएगा, उसे हमेशा ये रहेगा कि नहीं आज तो मैं यहाँ पे साथ दे रहा हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन कल चल करके ऑर्गेनाइजेशन वाले भी मेरा साथ देंगे, है ना। तो इससे ये आज ये सोच करके मतलब कहीं ना कहीं इंसान एहसानमंद, मान लो कि एहसान उसका मतलब मैनेजमेंट का कंपनी का एहसान रहता है एम्प्लॉइज के ऊपर कि नहीं नहीं ये हमारा ख्याल रखेंगे, तो वो आज भी क्या करेगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसके जहन में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि जब मैं मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी या सुपर एनुएशन हो जाएगी उसके बाद भी कंपनी मेरा ख्याल रखने वाली है। तो हम जब कंपनी हमारा इतना ख्याल रखने वाली है तो हम आज क्यों कंपनी के साथ दगा करें, अच्छे से हम क्यों ना परफॉर्म करें। तो रिटायरमेंट बेनिफिट इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि पेंशन देना, प्रोविडेंट फंड हो गया आपका, ग्रेचुटी हो गई, या कोई और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों किसके ऊपर, हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के ऊपर। एक पॉइंट ऊपर लिखा है, MCQ वाला पॉइंट मेरे को दिख रहा है कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं ये इंसान की सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव सारे बच्चों को पता है, जिनको हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि सारी जो जरूरतें होती है एक इंसान की वो केवल और केवल पैसों से पूरी नहीं हो सकती। पैसा सब कुछ नहीं होता, होता है पैसा भी होता है एक लेवल तक होता है, लेकिन उसके बाद पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पहले कमाओ उतना पैसा, है ना, उसके बाद फिर क्या होता है कि इंसान को क्या नहीं लगता कि वो पैसा मोटिवेट नहीं करता, उसे इज्जत वगैरह भी चाहिए। तो कह रहे हैं कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी काफी जरूरी होते हैं, और यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, और वो क्या है, एमटी कैस की गिव रेस्पेक्ट टू CA। बोलो गिव रेस्पेक्ट टू CA, ठीक है ना। R स्टैंड फॉर, हाँ, रिकॉग्निशन, एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन प्रोग्राम। RE, E स्टैंड फॉर, बोलो, E बोले तो एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट। S स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। RES, P स्टैंड फॉर पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। E स्टैंड फॉर एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, RESPE। C स्टैंड फॉर क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। एंड T स्टैंड फॉर स्टेटस, T स्टैंड फॉर स्टेटस। रेस्पेक्ट हो गया, और CA एक साथ है, करियर करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। वापस से यहाँ पे थोड़ा सा आप लैग कर रहे हो। R स्टैंड फॉर रिकॉग्निशन, बोले तो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। E स्टैंड फॉर एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट। S स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। RESP, P स्टैंड फॉर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। E स्टैंड फॉर एम्प्लॉय एम्पावर। RESPEC, C stand for climate, organizational climate, and T stand for status, and last CA stand for
करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी गिव रेस्पेक्ट टू सी एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। ठीक है ना, आपका अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है, कोई भी इंसान अच्छा परफॉर्म करता है तो वो चाहता है कि उसके काम की सराहना हो, उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको शाबाशी दी जाए। ठीक है ना, कोई किसके द्वारा दी जाए इसके शाबाशी, उसको उसके सुपीरियर और उसके जो फेलो एम्प्लॉइज है, साथ वाले जो उसके कलीग्स है। ठीक है ना, जब इस तरीके का अप्रिशिएशन दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, मोटिवेटेड फील करेगा। ठीक है ना, और फ्यूचर में अपनी बेटर परफॉर्मेंस के लिए वो कमिटेड रहेगा। जैसे कुछ एग्जांपल दिए है इसने कि कॉन्ग्रेचुलेट करना, उसे उसे कोई अवार्ड देना, रिवॉर्ड की अवार्ड अवार्ड देना, बिकॉज रिवॉर्ड तो किस में आता है, फाइनेंशियल में आता है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। उसका नाम डिस्प्ले करना, उसके अचीवमेंट बताना किस पे, नोटिस बोर्ड पे। उसको सर्टिफिकेट देना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक वगैरह वगैरह करके ऐसे। ठीक है ना, नेक्स्ट है डिस्प्लेइंग अ फोटो ऑफ द एम्प्लॉय ऑन द कवर पेज ऑफ द मैगजीन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मैगजीन के कवर पेज पे उसका फोटो लगाना। ठीक है ना, बहुत मोटिवेट करेगा। इसके होर्डिंग्स वगैरह लगाना, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट। एक काम करता करता इंसान रूटीन नेचर का अगर करता रहे काम तो क्या हो जाता है, पक जाता है। उस काम में अगर वैरायटी हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, हाँ बोलो ना, तो उससे इंसान को क्या मिलते हैं, थोड़े बहुत चैलेंज मिलते हैं। वो मोटिवेटेड रहता है, उसे लगता है कि हाँ मैंने कुछ उखाड़ा है। अदरवाइज रूटीन जॉब में आ जाता है ना, तो लगता है ये तो ऐसे ही है, सुबह से लेके शाम तक ये करना है, कल आके फिर यही करना है, 25 सालों से यही कर रहा हूँ, अगले जितने भी सांसें बची है उस तक भी यही करना है, तो क्या मोटिवेशन जिंदगी में। ठीक है ना, लेकिन कुछ नया नया काम मिलता रहे, है ना, जिसमें कुछ चैलेंजेस हो, है ना, जहाँ पे कुछ लगे कि हाँ भाई हम कुछ रिस्क हो, बिल्कुल रिस्क हो, जिसको करने में भी क्या लगे कि हाँ भाई ये कोई नहीं कर सकता था, ये करके दिखाया है, तो वो चीज लोगों को क्या करती है, मोटिवेट करती है। और ये फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है। ठीक है ना, तो वर्क कंटेंट में वैरायटी ऐड ऑन करना, क्या करना, वैरायटी ऐड ऑन करना, इसी को बोलते हैं जॉब एनरिचमेंट। ठीक है ना, मतलब जॉब का स्कोप बढ़ाना। ठीक है ना, उसे अलग अलग काम करने के, अलग अलग असाइनमेंट क्या करना, अलॉट करना, क्योंकि एक ही असाइनमेंट वो जिंदगी भर करता रहेगा तो बोर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे जॉब सिक्योरिटी। देखो अगर एक इंसान को क्या मिल जाती है, जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है तो खुल के काम करेगा। लेकिन अगर हमेशा इस डर में रह करके काम करेगा कि अब गई अब गई अब गई अब गई, है ना, कल आ जाएगी मेल, तो वो खुल के काम नहीं कर पाएगा, है ना, परेशान रहेगा ये सोच करके कि भाई जॉब तो जाने वाली है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उसकी मेंटल हेल्थ क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है ना, और बराबर से वो क्या नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने अगर अपने एम्प्लॉयज को क्या कर दिया, जॉब सिक्योरिटी दे दी, ठीक है ना, कि भाई कुछ भी हो जाए मार्केट में लेकिन आपकी जॉब नहीं जाएगी, तो बस वो खुल के काम करेगा। करो ना भाई अच्छा काम, चाहे मार्केट में कितने भी एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो जाए, हमारी जॉब तो जाने वाली नहीं है। लेकिन देखो ऐसे में क्या होता है कि भारत में तो खासकर जॉब सिक्योरिटी काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर इसे ऐसे बोल सकते हैं दूसरे की, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम है। एम्प्लॉयमेंट उससे ज्यादा है पॉपुलेशन से ज्यादा। मैं एम्प्लॉयमेंट बोला मैंने, एम्प्लॉयमेंट क्या है, कम है। अच्छा, तो भारत में तो जॉब सिक्योरिटी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि उसे पता है कि अगर एक बार चली गई जॉब, पता नहीं अगली वाली बहुत जल्दी मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी एक इंसान को क्या बना देती है, सेल्फ सेटिस्फाइड। क्या बना देती है, उसे लगता है अब तो भाई तू सरकारी दामाद है, अब तो घर से तेरे को कोई निकालने वाला है नहीं है। ठीक है ना, अब तो काम कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, मतलब तू है मेरी जॉब। ठीक है, वैसा तू हाँ कर या ना कर, कर भी या ना भी कर, ये तो जॉब मेरी ही है। तो ऐसे सेल्फ सेटिस्फाइड बन जाते हैं एम्प्लॉय। नेक्स्ट है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय को फिजिकली और मेंटली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या कराना, पार्टिसिपेट कराना, उसे इज्जत फरमाना। ठीक है ना, अभी ऐसे उसे डिसीजन मेकिंग में आप क्या करोगे, इन्वॉल्व करोगे, तो क्या होएगा बोलो, वो आइडियाज वगैरह देगा, वो आइडियाज हमें अच्छे लगे तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो खुश होगा, ओए भाई देख ये भाई ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, भाई तेरे भाई ने आइडिया दिया हुआ है, हल्के में ले रहा क्या, हाँ ऐसे ही कोई ना। ठीक है ना, अच्छा हाँ जी, तो कह रहे हैं कि इसे फिजिकल और मेंटल इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में,
और अगर हम ऐसा करते हैं तो एम्प्लॉय अपने आप को बहुत भारी फील करते हैं कि भाई हमारा भी कुछ यहाँ पे क्या है, हाँ कुछ कंट्री है यहाँ पे, कुछ हमारी भी यहाँ पे इज्जत है, ठीक है ना, हमारी भी चलती है। और इससे उन्हें क्या मिलता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय अगर कुछ भी करता है ना, कुछ अच्छा भी करता है, हम उसे रोक देते हैं। मतलब जैसे ना क्या होता है कि हमारे एक नाना जी है, हाँ उत्तम नगर रहते, तो क्या बोलते हैं वो, पता कभी भी ये जब आते तो वो कहते कि जब भी बच्चा उड़े ना, मतलब थोड़ा सा, हालांकि मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ, जब भी बच्चा उड़े, मतलब थोड़ा सा उड़ना चालू करे तो उसके वहीं पंख काट दो। नहीं नहीं, काटने तो चाहिए, लेकिन ऐसे कोई ना कि ठीक काम भी कर रहा तो भी पंख काट दो, ठीक है ना, फिर तो कभी बच्चा उड़ ही नहीं पाएगा। तो कह रहे कि जैसे भी थोड़ा सा भी फड़फड़ाए, उड़ना चालू करे, वहीं के वहीं इसके पंख काट दो, हर 3 महीने में करते रहो ये कार्यक्रम, ठीक है ना। तो अभी तुम समझो, लेट सपोज हमारे एम्प्लॉइज है, वो कुछ भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जैसे भी कुछ करते हैं हम उनके पंख काट देते हैं। हाँ बोलो ना, उनको कोई हमने फ्रीडम दे नहीं रखी है, ए तू कैसे कर रहा है काम, हमारे से पूछ के किया तूने, ठीक है ना। वो आगे से कुछ करेगा नहीं, वो डिमोटिवेट हो जाएगा, इवन दो आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर देगा, वो छोड़ देगा, बिकॉज तुम तो काट देते हो ना। तो मतलब भाई बार बार कटवाना कौन पसंद करेगा, ठीक है ना भाई, हर एक इंसान उड़ना चाहता है, तुम पंखी काटने पे तुले पड़े हो, ठीक है ना। लेकिन छोड़ो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है, हमने अपने एम्प्लॉयज को बराबर से क्या देके रखी है, पावर भी देके रखी है और उन्हें छूट देके रखी है, फ्रीडम देके रखी है, करो भाई करो जो भी करना है, लेस इज फेयर लीडरशिप का स्टाइल लगा के रखा है हमने, है ना, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, उनको बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना। अगर कोई कुछ करने की थोड़ी मतलब सोचता भी है ना, तो हमारी मैनेजमेंट जो है वो उन्हें एनकरेज करते हैं, अरे हाँ करो ना भाई, आगे तुमने ही तो करना है, ठीक है ना, तुमने जो करना है वो करो। तो ऐसे एम्पावर करते हैं, बढ़ावा देते हैं, फ्रीडम दे के रखी हमने अपने एम्प्लॉइज को, बताओ क्या मोटिवेट फील नहीं करेंगे वो, बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि ज्यादा फ्रीडम देना या पावर देना किसको, सबॉर्डिनेट को। अगर हम एम्पावरमेंट करते हैं, लोगों को एम्पावर करते हैं, तो इससे उनको ऐसा फील होता है कि उनकी जॉब भी क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिवली अपनी स्किल सेट को यूज करके। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ये वो फैक्टर होते हैं, ये वो फैक्टर होते हैं, बोलो, ये वो फैक्टर होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग बनाते हैं, और जिसकी वजह से एक इंसान दूसरी जगह काम नहीं करना चाहता है, हमारे यहाँ पे काम करना चाहता है। कैसे, जैसे कि वेंटिलेशन फैसिलिटीज हो गई, क्लीनिंग हो गई, है ना। हो जाता है कभी कभी इंसान इधर उधर बहक के निकल जाता है इधर उधर चक्कर में। तो हाँ, वेंटिलेशन फैसिलिटीज हो गई, क्लीनिंग हो गई, आपको वॉशरूम वगैरह प्रॉपर है, वाटर कूलर है, कैफेटेरिया है ना, या बाकी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन वगैरह कोई तो है, और वहाँ पे प्रॉपर क्या है, क्लाइमेट प्रॉपर है, लाइटिंग वगैरह प्रॉपर रहती है। हाँ, अच्छा ये कह रहा है बच्चा महीने में एक बार डिस्को जाते हैं, हाँ, लेके जाते तेरे को डिस्को। हाँ जी, तो ये सारी चीजें, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये सारी जो फैसिलिटीज होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होती है, जो ये इस तरह के फैक्टर, ये एम्प्लॉयज के बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। जैसे इधर मैंने गूगल का भी आपको एग्जांपल बताया था ना पहले, गूगल में आप आपके पेट्स भी लेके आ सकते हो, है ना, उधर आप स्विमिंग पूल भी है, ठीक है ना। आप जैसे बोल रहे हैं कि डिस्को, उधर ही उनका, उधर ही क्या है, हाँ कसिनो बार क्लब उनका उधर ही है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपके कपड़े धुले नहीं है, लॉन्ड्री नहीं हो रखी है, तो उधर ही लेके आ सकते हो कपड़े, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की, क्या कह रहे, वाईफाई भी मिल रहा है, अरे वाईफाई तो होता ही है छपरी, क्या इतना गिरेगा क्या, सुनो, हाँ वाईफाई तो हाँ वाईफाई तो ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा ही, ये तो बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटस, बच्चों क्या है, स्टेटस। स्टेटस क्या होती है, स्टेटस रैंकिंग होती है ना, जो हिरार्की में जो पोजीशंस है उनमें रैंकिंग क्या है, और अगर वो रैंकिंग इंप्रूव होगी तो इंसान एक मोटिवेट होएगा कि नहीं होएगा। हाँ जी, अगर उसका स्टेटस ज्यादा होगा, अगर उसका स्टेटस ज्यादा होगा तो उसकी कौन सी नीड्स सेटिस्फाई हो जाएगी, सोशल और एस्टीम नीड उसकी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना। तुमने उसे स्टेटस नहीं दिया, तुमने उसे स्टेटस नहीं दिया, ओ बैठ जा, चल घर से अपनी बोरी लेके कट्टा ले गई है, ठीक है ना, उधर बैठ जा कोपचे में, उधर वहां, और हिलना चाहिए वहां से, ठीक है ना। हाँ तो वो भी सही कह रहे हैं, वो भी कह देगा भैया हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके हम तो चल पड़ेंगे,
ठीक है, मोदी जी से प्रभावित है। लेकिन सुनो सुनो, अगर तुमने उसे अगर तुमने उसे बराबर से सेपरेट कैबिन दिया है, कॉस्टली फर्नीचर दिया है, ठीक है ना, और हाँ, लोग परमिशन लेकर के कैबिन में अंदर जाते हैं, तो हाँ, नॉक करके। ओ माय गॉड, क्या बोल दिया आपने, नॉक करके। हाँ जी, हाँ, अलग से उसको एक बंदा दिया है, असिस्टेंट दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, सुनो, जब एक इंसान को इतना स्टेटस मिल जाता है ना, तो जल्दी से वो छोड़ के नहीं जाएगा। बोलेगा, सोचेगा कि दूसरी जगह जाऊंगा, पता नहीं ये सारी चीजें मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है ना। नहीं, इतना तो खैर गिरेगा नहीं। तो खैर, आई होप आपको समझा होगा, मतलब समझा क्या, रिवाइज हुआ होगा कि स्टेटस से एक इंसान कैसे मोटिवेट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट है बच्चों, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या होती है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी? अपने एम्प्लॉयज के करियर के लिए प्लान करना कि हमारे एम्प्लॉयज का एडवांसमेंट कैसे होगा, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या करना, अरेंज करना, उसको बराबर से टाइम रहते हुए क्या देना, प्रमोशन देना। तो ये सारी चीजें से क्या करके चलेगी, मोटिवेट करके चलेगी, क्योंकि इससे उसके क्या होती है, जो स्किल्स वगैरह होती है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है, ठीक है ना। और बच्चों, अगर ये करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी होगी ना कहीं इसको फाइनेंशियल भी कमाने का ज्यादा मौका मिलता है। इधर नहीं मिलेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा, तो क्यों, इधर से सीख के जाएगा, ये नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो दूसरे, अभी जैसे क्या है कि वो, मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था अमन गुप्ता का, ठीक है ना। तो अमन गुप्ता बोलता है कि वो जेबीएल में काम करता था, और जेबीएल में कोई उसका 50-60 लाख रुपए के आसपास का कोई उसका पैकेज था। तो उसने बोला, जेबीएल जो स्पीकर वगैरह आते हैं, हाँ जी, सुनो, तो वो बोलता है कि अपने मैनेजर को कि मेरे को 50% का हाइक चाहिए। वो बोल रहा है उसका मैनेजर, उसका सीनियर बोल रहा है, पागल हो गया क्या, ठीक है ना। 10% मार्केट जो नॉर्म्स है वो 10 से 15% का है, वगैरह। वो मार्केट मतलब जो कंपनी ग्रो की है, क्या वो मार्केट रेट से ग्रो की है 10-15% से? कंपनी भी तो 50-60% से ग्रो की है ना। तो भाई जब कमा रहे हो पैसा, तो हमें भी दो, ठीक है ना, हमें भी वो उतना ही 50-60% हाइक दो। बोला नहीं मिलेगा, मैक्स टू मैक्स 10%, और हद से हद कर देंगे तो 15%, इससे फालतू नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बोल रहे ठीक है, तो मिलते हैं मार्केट में। अरे तुम समझा क्या, तुम समझा क्या, मिलते हैं मार्केट में, ठीक है ना। इधर एम्प्लॉय बन के, ऐसे एम्प्लॉय नहीं बना के रखना है, तो आ जाओ ना मार्केट में, तो ठीक है। हैमर, अरे वो हैमर को तो उसने, वो छोड़ो, वो अलग, फिलहाल रिवीजन चल रहा है, इधर उधर नहीं जाएंगे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, सुनो ना, सुनो, अगर उधर ही क्या है, उधर ही अगर क्या मिल रहा है, एक एम्प्लॉय को ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं जहाँ पे उसके करियर की क्या हो रही है, एडवांसमेंट हो रही है, तो छोड़ के नहीं जाएगा। अदरवाइज अमन गुप्ता के जैसे छोड़ के चले जाएंगे लोग, ठीक है ना, क्योंकि करियर में तो कुछ एडवांसमेंट मिल ही नहीं रहा है। भाई कोई नई चीजें नहीं सीखने मिल रही है, आप हाइक दे नहीं रहे हो, है ना। हालांकि अगर करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी होगी तो हाइक भी मिलेगा, और अगर ये नहीं हो रही है तो ना हाइक मिल रहा है, तो इंसान रुकेगा ही नहीं, फिर भाग जाएगा, ठीक है ना। तो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी ये किसका काम करती है, टॉनिक का काम करती है, और एक इंसान को एनकरेज करती है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों, सुपरविजन। क्या है, सारे बच्चों को याद है ना, अपने मेन मुद्दे से तो नहीं भटके। डायरेक्टिंग के कितने बच्चे होते हैं, लीडरशिप, लीडरशिप और मोटिवेशन हम रिवाइज कर चुके हैं। बात करते हैं किसकी, सुपरविजन की। सुपरविजन दो शब्दों से मिलकर के बना है, सुपर और विजन। सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबव, विजन का मतलब, तो सुपरविजन क्या होता है, ओवरसीइंग एम्प्लॉइज एट वर्क, एम्प्लॉय को क्या करना, अपनी देखरेख में काम कराना या उनकी देखरेख करना जब वो एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जहां पे नजर रखी जाती है किसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस के ऊपर। सुपरविजन का अब प्रॉपर प्रॉपर मीनिंग बता रहा है। सुपरविजन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना, सामने वाले को गाइड करना, उसे ऑब्जर्व करना, किसको, सबऑर्डिनेट को, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि जो हमारा जो टास्क है, हमारा जो असाइनमेंट है, वो एज पर प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसकी क्या करेंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करके इसकी चलेंगे, इसकी दिक्कत को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सुपरविजन को आप दो तरीके से क्या करके चल सकते हो, समझ के चल सकते हो, एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ये किसका बच्चा है, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, 4 एलिमेंट पढ़ रहे हैं डायरेक्टिंग के, तो ये किसका बच्चा है,
डायरेक्टिंग का। जब डायरेक्टिंग का बच्चा तो किसी एक ने परफॉर्म करना पड़ेगा कि सबने। और ये काम ही किसका होता है? एज अ फंक्शन परफॉर्म बाय सुपरवाइजर, यानी कि सुपरविजन का जो काम होता है वो सुपरवाइजर का होता है। सुपरवाइजर किस में आता है? लोअर लेवल में। तो स्पेसिफिक काम तो किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का, है ना। और स्पेसिफिकली कब परफॉर्म करेंगे? जब ये किसने? सुपरवाइजर ने परफॉर्म करना होगा। ये तो क्योंकि सुपरवाइजर का काम ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुपरवाइजर का काम है तो कोई और इसको सुपरविजन को परफॉर्म नहीं करेगा, और लोग भी करेंगे। और लोग कौन? टॉप वाले भी और मिडिल वाले। क्या होने के नाते करेंगे? क्योंकि ये सुपरविजन जो है मैनेजमेंट का बच्चा है, सॉरी डायरेक्टिंग का बच्चा है। और डायरेक्टिंग किसका बच्चा है? मैनेजमेंट का बच्चा है। और मैनेजमेंट और डायरेक्टिंग ये क्या होते हैं? परवेसिव। तो सुपरविजन भी क्या है? परवेसिव है। तो सबने परफॉर्म करना पड़ेगा। ये लिखा है यहाँ पे कि इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो डायरेक्टिंग का बच्चा होने के नाते तो सबने परफॉर्म करना पड़ेगा, एवरी मैनेजर, ठीक है ना। और क्योंकि काम ही किसका है? सुपरवाइजर का है, तो ये लोअर लेवल ने क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सुपरवाइजर के फंक्शंस की, कि सुपरवाइजर के फंक्शंस क्या होते हैं। तो क्या है? सिटी लिंक बिटवीन, बोलो, सिटी लिंक बिटवीन परफॉर्मेंस एंड फीडबैक। सी स्टैंड फॉर कॉन्टैक्ट, इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट विद वर्कर्स। जो सुपरवाइजर होता है वो किसके साथ इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट बनाता है? वर्कर्स के साथ, बिकॉज वर्कर्स के सबसे सबसे करीब यही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आई स्टैंड फॉर इन्फ्लुएंस वर्कर। ये किसको इन्फ्लुएंस करता है? वर्कर को इन्फ्लुएंस करता है, प्रॉपर लीडरशिप का एग्जांपल सेट करके इनके सामने। नेक्स्ट है टी स्टैंड फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी कौन ही प्रोवाइड करेगा? या मिडिल वाले करेंगे? मिडिल वाले तो किसको सौंप देंगे? हाँ, फिर एक्चुअल में जो ट्रेनिंग कराएगा वो कौन कराएगा? सुपरवाइजर करेगा, ठीक है ना। ऑन द जॉब की ऑफ द जॉब? ऑन द जॉब, ठीक है ना। टी फॉर ट्रेनिंग हो गया। नेक्स्ट वाई स्टैंड फॉर यूनिटी। इनको बोलेगा, इनको आपस में लड़ाएगा या इनको मिलाने का काम करेगा? इनमें एक, हाँ, इनमें एकता बनाएगा या इनमें इनको बांट देगा, डिवाइड कर देगा? हाँ, इनमें एकता बनाने का काम करेगा ये। तो वो बोल रहा है प्रमोट्स ग्रुप यूनिटी। लिंक बिटवीन इसके बीच में मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ये लिंक क्रिएट करता है। पूरी हेडिंग ये है, क्रिएट लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ये किसके बीच की खिड़की होती है? मैनेजमेंट की और वर्कर्स की। मैनेजमेंट के जो प्लान्स है, जो पॉलिसीज है, वो किसके पास तक पहुंचाता है? वर्कर्स के पास तक। वर्कर्स के जो ग्रीवांसेस है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो सजेशंस है, वो मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस, हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। ये क्या इंप्रूव करने में हेल्प करता है? परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। क्यों क्यों क्यों? वो नीचे वाला देखो, ये फीडबैक भी देता है ना। क्या भी देता है? फीडबैक देता है कि भाई तुमने काम अच्छा किया या नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा किया तो आगे से और अच्छा करने का, ठीक है ना। अच्छा, नया टारगेट सेट करके देगा। और अगर नहीं किया तो अच्छा काम, तो वो जो नेगेटिव फीडबैक देगा, नेगेटिव भी कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में होगा। तो इससे क्या होगा? हमारे जो एम्प्लॉइज है, हमारे जो वर्कर्स है, उनकी परफॉर्मेंस क्या होएगी? इंप्रूव होएगी। फाइनली सिटी लिंक बिटवीन परफॉर्मेंस एंड फीडबैक। बिना देखे एक बार आप जल्दी से बोल दो यहाँ पे कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं सुपरवाइजर के। देन हम लास्ट वाले बच्चे के ऊपर चलते हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर। सिटी लिंक बिटवीन परफॉर्मेंस एंड फीडबैक। हाँ, चालू हो जाओ। सी फॉर कॉन्टैक्ट, इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट। पूरी हेडिंग मेंटेन है ना, मेंटेन इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट विद वर्कर्स। सी आई, आई स्टैंड फॉर इन्फ्लुएंसेस वर्कर्स, ठीक है ना। टी स्टैंड फॉर, हाँ जी, टी स्टैंड फॉर ट्रेनिंग, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय। वाई स्टैंड फॉर यूनिटी, प्रमोट्स ग्रुप यूनिटी। सिटी लिंक बिटवीन, हाँ, क्रिएट लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। सिटी लिंक बिटवीन परफॉर्मेंस, improve and provide feedback, ठीक है ना। एंड द लास्ट बच्चा इज कम्युनिकेशन। लास्ट बच्चा बचा इज कम्युनिकेशन, ठीक है ना भाई। लास्ट बच्चा ही तो बचा है, हाँ जी, कम्युनिकेशन। आप मुझे बताओ, कम्युनिकेशन एक की रोल प्ले करती है कि नहीं करती है? आपको चाहे कितने भी नॉलेज हो, लेकिन अगर आपको आपकी बात प्रेजेंट करनी नहीं आती तो वो नॉलेज होने होने का भी कोई फायदा नहीं है। वो नॉलेज मैटर ही नहीं करती है अगर आपको आपकी बात रखनी नहीं आती है, ठीक है ना।
आपको सुनना नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता, आपको समझना नहीं आता, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, किस टोन में बोलना है, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसे वर्क करनी चाहिए, जेस्चर्स कैसे मूव करेंगे आपकी, ठीक है ना, आपकी पिच कैसी होगी, मॉड्यूलेशन कैसा होगा, वॉइस में कब उतार चढ़ाव आएंगे, कहाँ पे ज्यादा जोर देना है, कहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, कहाँ पे पोज लेना है, कहाँ पे नॉन स्टॉप बोलना है, आपको ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैसे आपको स्टेज को यूज करना है, कैसे आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करके चलना है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन, भैया सीधा सीधा टेक्स्ट पे आओ। कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कम्युनिकेशन की रोल प्ले करती है एक मैनेजर की सक्सेस में। फिर बोल रहा है कि जो प्रोफेशनल नॉलेज और इंटेलिजेंस होती है किसी मैनेजर की, वो सार्थक उसकी जब ही होगी, है ना, उसका फायदा जब ही होगा जब वो क्या किसके लायक हो, कम्युनिकेट करने के लायक हो इफेक्टिवली विद हिज सबऑर्डिनेट एंड क्रिएट अंडरस्टैंडिंग अमंग देम। और वो क्या क्रिएट कर सके, आपसी समझ, म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट कर सके, ठीक है ना। किसी भी एक मैनेजर की, किसी भी एक लीडर की, किसी भी एक सुपीरियर की जो डायरेक्टिंग एबिलिटीज होती है वो प्योर प्योर किसके ऊपर डिपेंड करती है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है। और कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कहां से डिराइव होता है, कम्युनिस्ट से, जिसका मतलब है कॉमन, यानी कि अल्टीमेट मीनिंग क्या हुआ कम्युनिकेशन का, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। हमें क्या करना है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, कंसेंसस एडिडम, ठीक है ना। कम्युनिकेशन क्या होता है, फाइनली कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम एक्सचेंज करते हैं, क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज का मतलब ये नहीं कि मैं ही डिलीवर करूंगा, एक्सचेंज, ठीक है ना, कंसिडरेशन में कुछ होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे एक्सचेंज होता है आइडियाज का, व्यूज का, फैक्ट्स का, फीलिंग्स, मैसेज एक्सेट्रा बिटवीन टू और मोर पर्संस टू बिल्ड अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम क्या बिल्ड कर सके, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सके। इसकी प्रोसेस क्या होती है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट क्या होते हैं, सारे बच्चों को पता है, बिना देखे बोल सकते हो आप, हटा दो स्क्रीन से, आप नहीं भी बोलोगे तो फिर मैं हटाऊंगा ही। हाँ जी, पहला, सेंडर क्या करना चाहता है, मैसेज भेजना चाहता है, मैसेज को क्या करेगा वो, एनकोडेड मैसेज को फिर मीडियम के थ्रू भेजेगा, देन सामने वाला डिकोड करेगा, उस आदमी कौन आ जाएगा, रिसीवर, ठीक है ना, डिकोडिंग और रिसीवर। देन क्या होगा, फिर फीडबैक होगा, और फीडबैक आना जरूरी है कि नहीं है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, ठीक है ना। अच्छा ये सारी चीजें तो ठीक है होती है, लेकिन साथ में इधर एक्सटर्नली क्या भी तो रहेगा, नॉइस भी तो रहेगा ना, ठीक है ना, जिससे कम्युनिकेशन में क्या क्रिएट हो जाएगी, बैरियर्स क्रिएट हो जाती है। चलो मुझे बताओ सेंडर कौन होता है, सेंडर वो इंसान होता है जो मैसेज या कोई भी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स या आइडिया, सजेशन क्या कन्वे करना चाहता है, और ये कम्युनिकेशन का सोर्स होता है। मैसेज क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट मैटर होता है, ठीक है ना, ये वो कंटेंट होता है आइडियाज का, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर एक्सेट्रा का, जो सेंडर कन्वे करना चाहता है किसको, रिसीवर को। एनकोडिंग क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम मैसेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, कम्युनिकेशन सिंबल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि पिक्चर्स, जेस्चर, सिंबल्स एक्सेट्रा, जो कौन समझेगा, रिसीवर समझेगा। इसका मकसद होता है अपनी इंटरनल थॉट को, कौन का, किसका मकसद, एनकोडिंग का, एनकोडिंग का मकसद होता है अपने इंटरनल थॉट को एक लैंग्वेज देना, क्या देना, लैंग्वेज, हमारे जो मन में चल रहा है उसे एक भाषा देना, क्या देना, भाषा देना, ताकि सामने वाला हमारी बात को समझ सके, ठीक है ना, सो दैट द रिसीवर ऑफ द मैसेज कुड अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट है मीडिया, जिसको मीडियम भी बोलते हैं, पाथ होता है, चैनल होता है या मीडियम होता है, जिसके थ्रू हम अपने एनकोडेड मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं किसके पास, रिसीवर के पास। ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, फेस टू फेस टॉक भी हो सकती है, टेलीफोन पे भी, ईमेल पे भी, और बाकी कोई भी सोशल साइट्स यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। डिकोडिंग क्या होती है, पहले मैंने मैसेज को एनकोड किया था, अभी तुम लोग समझोगे, उसे क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। डिकोडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे ट्रांसलेट किया जाता है किसको, एनकोडेड मैसेज को, किसमें, इफेक्टिव लैंग्वेज। मैंने अपने थॉट्स को लैंग्वेज दी थी तो एनकोडिंग, तुमने मेरी लैंग्वेज को वापस से अपनी लैंग्वेज में समझा तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग, ठीक है ना। फाइनली रिसीवर बहुत भारी है, रिसीवर वो इंसान होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक बोलो क्या होता है, ये रिवर्ट होता है, हाँ जी, जब सामने वाले को क्या हो जाता है, मैसेज समझता है, जो भी उसे समझा उसका वो क्या देता है, रिवर्ट करता है, उसको बोलते हैं फीडबैक, ठीक है ना। और ये काफी जरूरी होता है, ये थोड़ा डिटेल में अगर हम यहाँ पे बात करें कि फीडबैक क्या होता है, तो फीडबैक रिसीवर के वो एक्शन होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हाँ भाई उसे वो मैसेज समझ में आ गया,
ठीक है ना। अच्छा, नॉइज क्या होता है बच्चों? नॉइज ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्टेकल, हाइंड्रेंसेस, हर्डल्स। हर्डल्स भी हो सकती है, यहाँ पे लिखा नहीं है, हर्डल्स भी हो सकती है जो हैम्पर कर देती है किसको? जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनइफेक्टिव बना देती है, बर्बाद कर देती है, ठीक है ना। ये हिंड्रेंस कहाँ पे भी हो सकती है? सेंडर को भी हो सकती है, मैसेज में भी हो सकती है और रिसीवर में भी। बेसिकली किसकी बात कर रहा है? सीमेंटिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कुछ एग्जांपल लिखे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एक बार तुम देख लो, बिकॉज आगे मेरे को तो टॉपिक पूरा रिवाइज कराना है। जैसे देख लो ना, मैं नहीं मैं नहीं बोलूंगा, जैसे देख लो तुम, इधर पढ़ लो। अरे कुछ भी लिखो ना, यहाँ पे उतने सारे हैं हमारे पास। बीड़ी पीने के लिए गट्स चाहिए, पॉलिसी ऑफ आरएसएस अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, रीड द साइकोलॉजी, माय पर्सनल लाइफ इज फुल ऑफ बैरियर, उसमें से कुछ भी लिखो ना, यहाँ पे कुछ भी चलेगा। हमारे यहाँ चलता है। हम्म। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन के वो दो होते हैं, एक तो फॉर्मल चैनल्स और एक इनफॉर्मल चैनल्स। सारे बच्चे बताओ, फॉर्मल में रूल्स एंड रेगुलेशन होते कि नहीं होते हैं? और कहाँ पे नहीं होते रूल्स एंड रेगुलेशन? स्केलर चेन कहाँ पे फॉलो होता है? फॉर्मल में। कहाँ पे फॉलो नहीं होता? जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक सीक्वेंशियल मैनर में किसी किसी ऑर्डर में क्या करेगी? फ्लो करेगी और कहीं से भी निकल जाएगी। इनफॉर्मल को क्या भी बोलते हैं? वेरी गुड, क्या भी बोलते हैं? चलो, फॉर्मल के आपने काफी सारे पॉइंट बोले। यहाँ पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन हम क्या करते हैं, जहाँ वो करते हैं, कन्वे करते हैं, तो उसे बोलते हैं फॉर्मल चैनल्स, ठीक है ना। इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है वो अलग अलग एम्प्लॉइज के, जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के एम्प्लॉइज है उनके बीच में भी हो सकती है, और साथ में जो सेम लेवल के एम्प्लॉइज है उनके बीच में भी हो सकती है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो ऑफिशियल मैटर्स को डिक्टेट करने के लिए यूज किए जाते हैं फॉर्मल चैनल्स, ठीक है ना। जैसे कि कोई ऑर्डर देना है आपको, इंस्ट्रक्शन देनी है, या उन्हें इधर अपने सजेशन वगैरह देनी है। और ये ओरल भी हो सकती है, और बोल दो, ओरल भी हो सकती है, और लेकिन प्रेफर किसको किया जाता है? क्योंकि उसका रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, ठीक है ना। और डायरेक्शन के बेसिस पे 4 टाइप की या 3 टाइप की भी आप बोल सकते हो। अगर 3 की बोलते हो तो फिर एक के 2 बच्चे होंगे, और 4 बोलोगे तो फिर किसी का कोई बच्चा नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। बोलो, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। शुरू के 2 को क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल, ठीक है ना। और क्या मुझे बताओ, क्या डाउनवर्ड किसकी ऑपोजिट होती है? और अपवर्ड किसकी ऑपोजिट होती है? डाउनवर्ड की। सिंपल। मुझे बताओ, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कौन सी होती है? बंद कर दो ये बिल्कुल। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, हाँ, जो फ्लो करती है टॉप टू बॉटम, जो बॉटम टू टॉप फ्लो करती है। मुझे बताओ, ऑर्डर किस में दिए जाएंगे? इंस्ट्रक्शन। और आपके, तुमने क्या बोला अभी? अपवर्ड बोला क्या? अपवर्ड नहीं बेटा, डाउनवर्ड, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगा कि आपने वही बोला है। हाँ जी। उसमें सजेशन किस में दिए जाएंगे? अपवर्ड में। और आइडियाज किस में दिए जाएंगे? रिपोर्ट, परमिशन ले, क्या बोला भैया? गलती हो गई हमारी। परमिशन कहाँ पे किस में ली जाएगी? परमिशन, हाँ बोल दे, बोले बोले बोले, डाउनवर्ड, बोल डाउनवर्ड, नालायक। तू अपनी अलग ही लीक पाड़ के चलता है क्या? जब हम आज तो वाकई में सही बोल रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि परमिशन किस में ली जाती है, तो अपना ही लगा रहा है उसमें बीच में। इसे जरूरत हो रही है मेरे ख्याल। चलो, ये सारा कुछ आपने बोल दिया डाउनवर्ड और अपवर्ड के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल, सुनो ना, सुनो सुनो सुनो। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? ये वो फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का जो किसके बीच में होता है? जो सेम लेवल के एम्प्लॉय लेकिन किस में काम कर रहे होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। कल मेरे को एक बच्चे ने एक डाउट पूछा टेलीग्राम पे
तो कि भैया एक डाउट बताओ कि अगर सेम डिपार्टमेंट के बंदे हुए, सेम डिपार्टमेंट के बंदे हुए, सेम ही लेवल पे हुए, तो क्या उसको भी हॉरिजॉन्टल बोलेगा? हाँ जी, उसको भी हॉरिजॉन्टल बोलेगा। तो भैया फिर यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट? बेटा कई बार क्या मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो आप जो कम्युनिकेट करते हो सेम लेवल के बीच में, जैसे एक टीम है, एक टीम, अब एक टीम 5 लोगों की बनी है, ठीक है ना, तो उसमें ना सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप रहता है। क्या रहता है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब एक बंदे को या तो वो आपस में बातचीत करेंगे, सेम ही टीम में बात करेंगे, सेम ही डिपार्टमेंट में वो अगर वो बात करेंगे, तो वहां पे तो क्या रहने वाला है? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप रहने वाला है। तो उस केस में तो वर्टिकल कम्युनिकेशन रहेगी, वेदर वो अपवर्ड रहे या वेदर वो डाउनवर्ड रहे, है ना। तो फिर अगर उन्हें, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है, जरूरी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट केवल इसी टीम की हेल्प से होगा, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, उस असाइनमेंट को, टास्क को पूरा करने के लिए हमें दूसरी टीम की भी क्या हो सकती है? जरूरत हो सकती है। तो अगर वो सेम लेवल पे, दूसरी टीम से वो सेम लेवल पे क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। और अगर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे बात कर रहे हैं तो डायगोनल हो जाएगी। लेकिन नमन भैया बात तो अभी पूरी हुई नहीं है। अभी मैं बताता हूँ, बात पूरी ऐसे होगी कि अगर सेम ही टीम में या सेम ही डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि एक ही लेवल पे बहुत सारे एम्प्लॉइज रहे, एक ही लेवल पे, नहीं समझा आपको? एक ही लेवल के बहुत सारे एम्प्लॉइज हो, सेम लेवल के बहुत सारे एम्प्लॉइज हो, और वो आपस में कोऑर्डिनेट करके क्या करे? टास्क को पूरा करे। तो उस केस में भी बच्चों क्या रहने वाला है? ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन रहने वाली है। तो फिर भैया फिर यार कि वो वहां पे डिफरेंट क्यों बोल रहा है? बेटा डिफरेंट इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना आपको, नॉर्मली या मोस्टली क्या होता है कि जो टीम्स होती है उनमें ना सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होते हैं, सेम लेवल के एम्प्लॉइज ज्यादा नहीं होते। अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है और उसमें हम दूसरे अगर टीम की हेल्प लेते हैं, तो वहां तो फिर क्या रहेगा? अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट बड़ा है और एक ही लेवल पे, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, एक ही असाइनमेंट के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एक ही लेवल पे, उसमें जो बातचीत कर रहे हैं, ये रेयर होता है। आमतौर पर होता क्या है कि कोई भी असाइनमेंट को पूरा करने के लिए एक टीम नहीं, मोर देन वन टीम की क्या होती है? जरूरत होती है। मोर देन वन डिपार्टमेंट की हमें क्या होती है? जरूरत होती है। तो कहने का क्रक्स क्या निकला? क्रक्स ये निकला कि आमतौर पर तो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते ही है, बिकॉज एक टीम कोई असाइनमेंट को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन अगर किसी असाइनमेंट में ऐसा है कि एक ही टीम के अंदर एक ही लेवल पे बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और वो आपस में अगर बातचीत करते हैं, तो बच्चे उसे भी क्या बोलेगा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलिएगा। इसको लेटरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरल भी बोलते हैं। जो पर्पस होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का, वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट करना होता है अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को, ठीक है ना। इसका मकसद क्या भी होता है कि जो इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है हमारी एक या दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में, उनको भी रिजॉल्व करना यहाँ पे क्या हो रहता है? मकसद रहता है, ठीक है ना। हालांकि अगर हमारा क्या है कि दो जो मैनेजर्स है अलग अलग डिपार्टमेंट के, जो सेम लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं, उनका अगर 36 का आंकड़ा है, तो ये क्या भी हो सकता है? एडवर्सली अफेक्ट भी कर सकती है ये कम्युनिकेशन, ठीक है ना। ऐसा लास्ट वाले बुलेट में यहाँ पे लिख के चला है। नेक्स्ट है बच्चों डायगोनल कम्युनिकेशन। क्या है? ये वो फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का जो अलग अलग लेवल के एम्प्लॉइज के बीच में होता है, और डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? डिपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। नमन भैया एक बात पूछेगा हम आपसे, ठीक है ना। जिस बच्चे ने डाउट पूछा था हमारे से, उन्होंने एक डाउट तूने पूछा, झूठ मूठ में कुछ भी, मैंने पूछा था, ठीक है ना। जिस बच्चे ने हमारे से डाउट पूछा, उसको हम एक चीज और बताना चाहेंगे अपने मन से। अभी ध्यान से सुनो, इधर अगर ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट ना लिखे, अगर ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट ना लिखे, जैसे उधर अगर ना लिखे हॉरिजॉन्टल में, तो चलेगा, बिकॉज सेम लेवल पे भी सेम डिपार्टमेंट में हो सकता है। लेकिन अगर इधर डिफरेंट डिफरेंट लेवल लिखे और डिफरेंट डिपार्टमेंट ना लिखे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सामने से होकर के कि क्या चलेगा कि नहीं चलेगा? जैसे हॉरिजॉन्टल में तो चल जाता है, इधर चलेगा कि नहीं चलेगा? और रुको 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 रुको, हाँ कौन कौन बोल रहा है कि इधर नहीं चलेगा? वेरी गुड, रेज योर हैंड। चलो मानवी बताओ क्यों नहीं चलेगा? हाँ, अरे भैया फिर तो उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी ना। किसकी? वर्टिकल की। किसकी इज्जत खत्म हो जाएगी? इधर तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्या? डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट। लेकिन हॉरिजॉन्टल में एक रेयर केस होता है कि जहां पे एक ही टीम के अंदर
एक ही लेवल पे क्या होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, वो आपस में डिस्कशन करते हैं, तो उस केस में वो भी हॉरिजॉन्टल काउंट करके हम चलेंगे। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट लिख के चले, क्योंकि ज्यादातर जो असाइनमेंट पूरे होते हैं वो मोर देन वन टीम की हेल्प से क्या होते हैं, पूरे होते हैं। ठीक है ना? तो हाँ, कौन? हाँ हाँ, तो किससे, कौन से वाले में, हॉरिजॉन्टल में बोल रहा है कि डायगोनल में? तो हॉरिजॉन्टल में मैं वही तो समझा रहा हूँ कि दो अगर अलग अलग डिपार्टमेंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो सामने से लिखा ही है। लेकिन अगर एक ही डिपार्टमेंट के अंदर भी है ना और सेम लेवल पे है, तो उसे भी हम हॉरिजॉन्टल ही काउंट करके चलेंगे। यही तो बता रहा हूँ मैं। हाँ, अरे मैं कह तो रहा हूँ ना कि ज्यादातर 90% केसेस में आपको ऐसे मिलेगा जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे। जो बड़े असाइनमेंट होते हैं जिनमें एक ही टीम के अंदर एक ही लेवल के बहुत सारे एम्प्लॉय, एक बात बताओ यार, सुनो ना, मेरे अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंट हेड है, कौन है, अकाउंट हेड है, तो वो एक ही तो रहने वाला है अकाउंट हेड, मैं दो अकाउंट हेड क्यों रखूंगा? समझ आ रही है ना, अनलेस मेरी दूसरी डिवीजन ना हो। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो मेरे दो या दो से ज्यादा अकाउंट हेड भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बड़ा है, तो उस केस में अगर अकाउंट हेड आपस में बातचीत कर रहे हैं तो सेम ही डिपार्टमेंट के है, तो भी वो हॉरिजॉन्टल काउंट करके चलेंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अक्सर क्या होता है, अक्सर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो मैं समझा तो ठीक है, नहीं तो जान दो, रिवीजन चल रहा है वैसे भी। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब अलग अलग लेवल के एम्प्लॉइज बातचीत करते हैं, बशर्ते यहाँ पे तो पक्का पक्का क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होने चाहिए। जैसे कि मानवी कह रही है कि अगर हम यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट नहीं लिखेंगे तो फिर तो क्या ही बनेगा, अरे फिर तो वर्टिकल बन जाएगी कि अलग अलग लेवल तो हो गए, सेम डिपार्टमेंट हो गया, तो फिर तो वर्टिकल नहीं हो जाएगा, वेदर वो भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो जाती है बच्चों, डायगोनल में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो बूस्ट अप हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे हम कुछ लेवल्स को तो क्या कर देते हैं, जो साइडवेज वाले जो वो होते हैं, जो पोजीशंस होती है उनको तो साइड कर देते हैं। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसने इससे जाके बात नहीं करने का, सीधा उससे कांटेक्ट करने का, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है ना? लेकिन ये किसको भी वायलेट कर देती है बच्चों, याद रखिएगा, यूनिटी ऑफ कमांड को भी वायलेट कर देती है, और मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चों को पता है जब यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो जाता है तो अदिति स्केलर चेन भी वायलेट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, इसके नेटवर्क, नेटवर्क बोले तो पैटर्न। अब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो किन किन पैटर्न में हो सकती है, बहुत सिंपल है, सिंगल चेन नेटवर्क, जहां पे एक के बाद एक के बाद एक दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा। ठीक है ना? और यहाँ पे कौन लग जाता है, स्केलर चेन लग जाता है, और यूनिटी ऑफ कमांड भी यहाँ पे लगेगा। ठीक है? व्हील नेटवर्क में क्या होता है बच्चों, बोलो, व्हील नेटवर्क में क्या होता है, व्हील नेटवर्क में एक सुपीरियर होता है, बाकी सब क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं। जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो किससे होगी, वो सुपीरियर से होगी। ये इनको आपस में बोलना अलाउड, कम्युनिकेट करना अलाउड नहीं होता सबऑर्डिनेट को। ये व्हील क्यों बोल रहे हैं, बिल्कुल ये व्हील के जैसा, दैट्स व्हाई व्हील बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं, व्हील में एक हब होता है बीच में, जिससे वो सारी स्टिक्स कनेक्टेड होती है बाहर वाले रिम से, आउटर रिम से। ठीक है ना? तो आउटर रिम में जो जितने भी लोग हैं वो सब सबऑर्डिनेट है, बीच में जो हब है ना, वो सेंटर है। वो सेंटर क्या है, बेसिकली वो सुपीरियर है यहाँ पे, और उससे ही कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे। ऐसा व्हील नेटवर्क ज्यादातर किस में चलता है, बोलो, व्हील किस में चलता है, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज वहां पे एक ही के पास या कुछ ही लोगों के पास क्या होती है, पावर्स होती है, अथॉरिटी होती है। सर्कुलर नेटवर्क में बीच में ये नहीं होती, कौन, ये जो हब है ना, ये जो सुपीरियर है, ये नहीं होता। ये क्या होता है ना, सर्कुलर में क्या होता है कि एक जो बंदा होता है वो दो से कनेक्टेड होता है, एक के संबंध कितनों के साथ होते हैं, एक अगले वाले के साथ और एक पिछले वाले के साथ। माने अगर ये बी कम्युनिकेट करना चाहे तो किसके साथ कर सकता है, ए के साथ और सी के साथ, है ना। अपनी जो इमीडिएट जो टू कलीग्स है उनके साथ क्या कर सकता है, बातचीत कर सकता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्टिसिपेटिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि इसमें कम्युनिकेशन क्या रहती है, बड़ी स्लो रहती है। ठीक है ना? और क्योंकि स्लो रहती है तो फिर हमने कोई तो एक चाहिए नेटवर्क जहाँ पे कम्युनिकेशन क्या हो सके, फास्ट हो सके। नेक्स्ट है बच्चों, फ्री फ्लो नेटवर्क, सबके संबंध, कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट करे, कोई रोक टोक नहीं है। ए डी से करे, सी से करे, बी से करे, ई से करे, व्हाटएवर, कोई किसी से भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होती है।
और कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे कम्युनिकेशन पे नहीं रहती है, फॉर्मल के ही चल रहे हैं। लास्ट है बच्चों इन्वर्टेड वी, ठीक है ना, पहले हमारे संबंध हमारे सुपीरियर के साथ, वहां से भी बात नहीं बन रही है तो उसके भी सुपीरियर के साथ, है ना, ऐसे करके उल्टा वी बन जाता है, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं इन्वर्टेड वी नेटवर्क। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा कांटेक्ट किसके साथ भी हो जाएगा, सुपीरियर के साथ भी हो जाएगा तो तुम मुंह उठा के चल पड़ोगे हर बार किसके, सुपीरियर के पास ना। सुपीरियर के पास कभी जाओगे, जब सुपीरियर से बात ना बने या बहुत अर्जेंट में आपको वो बात केवल और केवल जेड से करनी है इधर डायग्राम में, ठीक है ना। ऐसे नहीं छोटी से छोटी बात लेकर के इसको छोड़ करके, ए को छोड़ करके सीधा किसके पास पहुंच गए, इनने मेरी पेंसिल छीन ली, दिलवा दियो मेरी पेंसिल ऐसे मत पहुंच जाना इसके पास, ठीक है ना। यही पहले ए सॉल्व करेगा, ए से नहीं बनना तो क्या तू उससे वापस ले रहा है अपनी पेंसिल? अच्छा ठीक, क्या पोर्टेबल है क्या? हाँ जी, पांच नेटवर्क बताओ जल्दी से, 5 नेटवर्क। पहला सिंगल चेन, दूसरा व्हील, तीसरा, चौथा फ्री फ्लो और पांचवा इन्वर्टेड व्हील। ये इनफॉर्मल के है, फॉर्मल के नलायको, ठीक है ना। मेरिट्स क्या होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन की? इट एंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। इससे ऑर्डरली फ्लो होगा किसका? इंफॉर्मेशन। ऐसे नहीं कि इधर चला मैं उधर चला, प्रॉपर जैसे डिसाइडेड है वैसी चलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है? फिक्स हो सकती है। कैसे हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स? क्योंकि पता रहेगा ना कि इंफॉर्मेशन कहां से आई है, तो सोर्स लोकेट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं हम, ठीक है ना। इससे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बना रहेगा, बोलो ना, इससे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा, और इससे हम वर्क परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है क्या? नेक्स्ट है बच्चों डिमेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। डिमेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है डिमेरिट्स? ये क्या है बच्चों? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बहुत ज्यादा। क्यों है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस? क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत स्लोली क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। अच्छा, इससे फ्री फ्लो में क्या रहता है? इंटरप्शन रहता है, और इसको किस मैनर में कन्वे किया जाता है? इम्पर्सनल मैनर में कन्वे किया जाता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो किसके बगैर होती है? फॉर्मल लाइंस के बगैर जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। और ये क्यों अराइज होती है? बिकॉज लोग फॉर्मल से बाहर निकल करके अपने इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं, है ना, उनकी सोशल नीड्स फुलफिल करने के लिए लोग ये वाली कम्युनिकेशन को करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्यों होती है बच्चों? क्योंकि लोग अपने आइडियाज, अपने व्यूज एक्सचेंज करना चाहते हैं, जो किसके थ्रू नहीं हो सकते? अब बताओ, फॉर्मल में जाके अपने सीनियर को ये कोई ना बताएगा मेरी वाइफ ने आज मेरे को बेलन मारा, ठीक है ना, तुम्हारे को भी लगा है क्या, है ना। ऐसे फॉर्मल में नहीं पूछ सकते ना, लेकिन इनफॉर्मल में जब आएंगे, अरे सर बस पूछो मत यार, ठीक है ना भाई, चिमटे चिमटे इतने बजाए, वो कह रहा तू तो चिमटे की बात कर रहा, चिमटा प्लस बेलन मेरा दोनों, ठीक है ना, वैसा। हाँ जी, इनफॉर्मल को क्या भी बोलते हैं? ग्रेप वाइन। इनफॉर्मल को क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ग्रेप वाइन? बिकॉज उसकी ब्रांचेस कहीं को भी निकल जाती है, कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता। जैसे कि अभी क्या है ना कि देखो, इधर वर्कर्स क्या करते रहते हैं, एम्प्लॉइज या इधर स्टूडेंट्स क्या करते रहते हैं, आपस में चिट चैट करते रहते हैं थोड़ी बहुत, तो वो इनफॉर्मली कर रहे हैं, फॉर्मली ऐसे अलाउड नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, इसमें बच्चों इंफॉर्मेशन का हम सोर्स डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब मान लिया हम अदिति से पूछे, अदिति तुम्हें ये बात किसने बताई, कौन कह रहा है ऐसा, आप खामे खा हमारे बारे में से अफवाह क्यों उड़ा रहे हो, ठीक है ना। अदिति बोले भैया मुझे भी नहीं पता, क्लास में उधर कोई बोल रहा था। हमने बोला कहाँ से पता पड़ा? भैया पीछे से आवाज आई थी, ठीक है ना। अभी बोल रहे नहीं भैया मेरे को इसने बताया था, उसने बताया था, तो कुछ पता नहीं पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। हाँ जी, तो इससे क्या भी क्रिएट हो जाती है बच्चों? र्यूमर्स क्रिएट हो जाती है, इनफॉर्मल से अफवाह उड़ जाएगी, ठीक है ना। और ये काफी आपके वर्क एनवायरनमेंट को क्या कर देगी? हैम्पर कर देगी। लेकिन कई बार जो मैनेजर्स होते हैं वो इनफॉर्मल चैनल्स को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, ताकि हम सबऑर्डिनेट का रिएक्शन जान सके।
बिकॉज मैं तुम्हारे से फॉर्मल में पूछूंगा तो बताओ बच्चों की मैं कितना भारी पढ़ाता हूँ, तो तुम तो सारे बोलोगे ही ना, अरे भैया बहुत भारी पढ़ाते हो भैया, भगवान हो, ये हो, वो हो, है ना, कुछ भी चढ़ा दोगे झूठ मूठ में, ठीक है ना। इधर मैं जाके अदिति को बोलूं कि अदिति इनका रिएक्शन लेने के दरबार बोलना है, ये कितना वाहियात इंसान है, ठीक है ना, बहुत कितना गंदा पढ़ाता है, ठीक है ना। उधर कन्हैया अपने सारे जितने भी मन के उद्गार थे सब निकाल देगा, हाँ 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 बिल्कुल सही कह रही है अदिति, ठीक है ना, वो सारी कुछ, ठीक है ना। इधर ईशान बोलेगा अरे भैया कितना पका है ना आज रिवीजन में, सारी चीजें। अभी उधर अदिति हमें बता देगी आकर के भैया ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तो इनफॉर्मल को ऐसे यूज किया जाता है। से yes or no? हाँ बोलो। हाँ जी, सुनो, एक इंटेलिजेंट मैनेजर ने क्या करना चाहिए, सुनो ना, एक इंटेलिजेंट मैनेजर ने जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है किसके, इनफॉर्मल के, उनको यूज करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने केयरलेसनेस के साथ यूज किया ना इनफॉर्मल को, तो आप बर्बाद हो जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे कभी, ठीक है ना, उठ भी नहीं पाओगे। नेक्स्ट है मेरिट्स। इनफॉर्मल के मेरिट्स क्या होते हैं जल्दी देखो, इससे क्या मिलता है, सोशल सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्या मिलता है, और इससे अच्छे ह्यूमन रिलेशन क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ये किसका गैप फिल करती है, फॉर्मल का गैप फिल करती है, उन मैटर्स को डिस्कस करके जो फॉर्मल में डिस्कस नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। ये किन को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है, जो फॉर्मल में आते ही नहीं है उनको भी, अरे इधर उधर के ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनका सेम इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। और इससे जो इंफॉर्मेशन है वो तेज स्पीड से क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। डिमेरिट्स क्या होते हैं बच्चों, ये ऑथेंटिक नहीं होती, इसकी मतलब कोई हाथ पैर नहीं होते इसके, ठीक है ना, कुछ भी लोग कुछ भी जोड़ते हैं, ये कराया था आपको, एक्टिविटी कराई थी, इसके कोई हाथ पैर नहीं होते, ऑथेंटिक नहीं होती है। मतलब आप मोर मार के नहीं बोल सकते कि भाई खबर पक्की है, फॉर्मल में है तो खबर पक्की है, बात पक्की है ना? लेकिन अगर इनफॉर्मल में होता ना तो इंसान को डाउट रहेगा, भाई पता नहीं क्या है ना, सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, और इसका सोर्स भी पता नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि अभी बोला था कि हमें पता नहीं पड़ेगा कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है, और इससे र्यूमर्स फैल जाती है, अफवाह फैल जाती है, और कई बार क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इससे क्या हो जाती है, लीक हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके नेटवर्क क्या होते हैं बच्चों, 4 नेटवर्क होते हैं। एक तो सिंगल चेन के जैसा होता है, जिसको सिंगल चेन बोलते नहीं, सिंगल स्ट्रैंड बोलते हैं, बिकॉज इनफॉर्मल में है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, सारे बच्चों को पता है नेटवर्क क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं। तो ये एक के बाद एक, ए से बी के पास, बी से सी के पास, सी से डी के पास, ऐसे ट्रेवल करेगी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट होता है गॉसिप नेटवर्क, जहाँ पे सब गप्पे लड़ा रहे होते हैं, ठीक है ना। मतलब एक इंसान नॉन सेलेक्टिव बेसिस पे सबको बता रहा है, ओ भाई तुझे पता है भाई आज ऐसे स्कूल में, तुझे पता वो वाले सर को देखा तूने, ए चल छपरी तू है। हम यहाँ पे क्यूरियोसिटी के साथ एग्जांपल डेवलप करते हैं, तू सब पे पानी फेर देता है, ठीक है ना, गॉसिप नेटवर्क। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। क्या है, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में क्या होता है कि चांसेस है कि किसी को पता पड़ जाएगा और किसी को पता नहीं पड़ेगा। बच्चों इसको, प्रोबेबिलिटी को और क्लस्टर को डायग्राम से जज मत करना। डायग्राम तो दोनों के सेम हो सकते हैं, लेकिन दोनों में एक टेक्निकली डिफरेंस रहता है कि यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी में तो किसी को पता पड़ सकता है और किसी को पता नहीं पड़ेगा। इंटेंशनली हमने किसी को नहीं छोड़ा, अरे तुम सामने आ गए, ठीक है ना, तुम उधर टाइम पे थे तो पता पड़ गया, तुम थोड़ा बहुत इधर उधर हुए तो नहीं पता पड़ा, ऐसा हो सकता है। लेकिन इधर क्लस्टर में क्या होता है, हमने तुम्हें छोड़ा है जानबूझ के, तुम्हें बताया नहीं है। क्यों नहीं बताया, बोले क्यों नहीं बताया, हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तुम सबको बताओगे, तुम सबको बताओगे। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे केवल इंफॉर्मेशन उन्हीं लोगों को बताएंगे जिनके ऊपर क्या है, ट्रस्ट है, जिनके ऊपर विश्वास है। देख भाई तू भाई है अपना, तेरे को बता रहा हूँ, किसी को मत बताइए, ठीक है ना। तेरे जैसा तो तेरे साथ तो क्या है, घर जैसी बात है, तो किसी को ना पता लग जाए, ठीक है ना। तो वैसा क्लस्टर नेटवर्क में वैसा रहता है। बात समझ में आ रही है आपको। और सबसे ज्यादा चलने वाला पैटर्न यही है, मतलब सबसे ज्यादा चलने वाला क्यों है, क्योंकि सारी बातें इनफॉर्मल में बताई ये कह के जाती है भाई किसी को मत बताइए, तेरे और मेरे बीच में है, अगले पल सबको पता होती है ये बात, ठीक है ना। अगर नहीं 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 ऐसे ही होता है, अगर आपको अपनी बात सब तक पहुंचानी है और बहुत तेज स्पीड के साथ पहुंचानी है, तो कह दीजिएगा कि भाई तेरे और मेरे बीच में है, बात किसी को मत बताइए, ठीक है ना। मतलब जिस स्पीड से तुमने सोचा भी नहीं था ना, उस स्पीड से तेज जाएगी ये बात सबके पास तक, ठीक है ना। फाइनली बच्चों लास्ट टॉपिक इज देयर, बच्चों 15 मिनट का समय और लूंगा, तुम्हें भी थोड़ा मजा आएगा, तुम्हारे भी काम का है टॉपिक, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सुनो लास्ट टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बैरियर वो हर्डल्स होती है या वो हाइंड्रेंसेस होती है, या इनको आप वो फैक्टर्स बोल सकते हो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्या बना देते हैं, इनइफेक्टिव बना देते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या कर देते हैं, हैम्पर कर देते हैं, ठीक है ना। और ये बैरियर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बोलो कौन कौन, सीमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल।
वन मोर टाइम, सीमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल। सीमेंटिक बैरियर कौन सी होती है बच्चों? सीमेंटिक बैरियर बोले तो जो लैंग्वेज से रिलेट करती है। किससे रिलेट करती है? जहां पे एनकोडिंग में या मैसेज में या डिकोडिंग में या सेंडर में या रिसीवर में दिक्कत रहती है, तो उसे बोलते हैं सीमेंटिक बैरियर। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे अब मैं प्रॉपर इसके वो बता रहा हूँ आपको। इसके बच्चे कितने हैं आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 6 बच्चे हैं। किसके? सीमेंटिक के 6 बच्चे। बोलो कौन कौन है? बीड़ी पीने के लिए नहीं, आज तो बताए तो चाहिए कि नहीं चाहिए? दम मारना पड़ता है भाई, ठीक है ना? बीड़ी पीने के लिए गट्स चाहिए। वेरी गुड। बी स्टैंड फॉर बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। आपने मैसेज को बड़े गंदे तरीके से क्या किया है? बोलो ना, एक्सप्रेस किया है। ठीक है ना? आपको खुद ही नहीं समझेगा कि आपने बोला क्या है। जब आपको खुद ही नहीं समझेगा तो सामने वाले को तो क्या समझेगा, है ना? ये बैरियर कब क्रिएट होती है? जब आप गलत वर्ड, जो गलत वर्ड्स होते हैं, रॉन्ग वर्ड्स होते हैं, उनका यूसेज करते हो। ठीक है ना? या आपके पास वोकैबुलरी कलेक्शन है ही नहीं है, आपको समझा नहीं कि कौन से शब्दों का चयन करना है, कौन से शब्दों का सिलेक्शन करना है, और किस बात को कन्वे करने के लिए कौन से शब्दों को डिक्टेट करके बताना है अपने को। तुम्हें यही नहीं पता तो फिर गलत शब्द यूज करोगे। ठीक है ना? टेस्ट कॉपी में तुम ये तो करते हो कि करना कुछ और होता है लेकिन शब्द तुम्हारे पास होते नहीं है, फिर भेड़ते हो तुम उसमें। ठीक है ना? तो बैरियर हो जाती है। फिर बोलते भैया दिल में तो आ रहा था, लिखने को नहीं आ रहा था। तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज, है ना? सबसे ज्यादा किसके साथ होती है? स्टूडेंट के साथ होती है व्हाइल राइटिंग टेस्ट। ठीक है ना? या आपने जो नीडेड वर्ड थे वो आपने यूज नहीं किए, छोड़ दिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बोलो एक बंदा वो उधर, हाँ, एक बंदे को बोलना था भी बैठ जाओ, तो मैंने क्या बोला? जाओ। सेंस ही चेंज हो गई, उसने रुक के जाना था, ठीक है ना, लेकिन वो तभी के तभी निकल लिया। और भी एग्जांपल दिए थे आपको। हाँ जी, कौन सा? अरे वो अभी इसके एग्जांपल बताओ। हाँ, वो लिखने का तरीका, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो इस तरह के बैरियर वो उसमें है, वो उसमें है। ठीक है ना? इसमें इसमें दिया था कि एग्जांपल वो नहीं नहीं, सिंबल्स और वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग में था वो। ठीक है ना? तो ये हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, चलो इस पे आ जाते हैं। बी डी, डी स्टैंड फॉर डिफरेंट, सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका डबल मीनिंग होता है, हमने किसी और सेंस में कहा है, आपने किसी और सेंस में समझ लिया, तो कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगी। सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। एग्जांपल तो जल्दी से कौन कौन से दिए थे? महिलाओं को देखने का समय शाम 6 बजे, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। डॉक्टर के लिए अलग हो सकता है और कोई छपरी के लिए अलग हो सकता है। ठीक है ना? अगर हम कह रहे हैं कि आइडियल मेथड है, कौन सा मेथड है? आइडियल मेथड है। सामने वाले ने समझ लिया ये आइडियल मेथड है ना? हम तो बोल रहे थे आइडियल मतलब एक नंबर मेथड है, सामने वाला घटिया मेथड है ये। ठीक है ना? तो डबल मीनिंग हो गए। और भी डबल मीनिंग आपने बहुत सारे बोले थे यहाँ पे। ठीक है ना? हाँ, यस, हाँ, कौन से वाली? अच्छा हाँ, वो बिल्कुल वो भी हो सकता है। हाँ जी, और एग्जांपल कौन से वाला? सिम वाला। हाँ, वो मेरे साथ जो हादसा हुआ था, ये सिम वाला। वो अरे अंकल ने बोला था ना कि वो डाल दो। ठीक है ना? हमारे डल जाता है उस दिन तो। सुनो इधर दे। ए, क्या तुम्हें क्या तुम्हें कितना दिल को तसल्ली मिलती है हमारी खींच करके, नलायक। बॉडी लैंग्वेज, सुनो सुनो, ए नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज, ए आवाज नीचे। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज एंड, अगर आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो मैच नहीं कर रही है तो कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। एग्जांपल बोलो जल्दी से। सिट डाउन, ऐसे सिट डाउन। ए यू, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? ऐसे सिट डाउन, नहीं समझा क्या? बैरियर हो जाएगी। नमन भैया कह तो रहे सिट डाउन, लेकिन आपके बॉडी मूवमेंट्स अपवर्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसे में बैरियर हो जाएगी, इंसान को समझेगा नहीं कि वो खड़ा हो कि बैठे। ठीक है ना? तो बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, है ना? जब सामने वाला अजम्पशन अपनी ही ले लेता है कुछ। ठीक है ना? हम जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं हमने तो अजम्पशन बताई नहीं है, और लेकिन आपने कुछ और ही असम्पशन मान ली, तो उस केस में क्या हो जाएगी? बैरियर हो जाएगी। जैसे मैंने आपको कौन से वाला एग्जांपल दिया था? बस वाला एग्जांपल दिया था।
मैंने आपको बोला इतने इतने पैसेंजर यहाँ पे बैठ गए, उतने उतर गए, इतने बैठ गए, उतने उतर गए, ठीक है ना। तुम कैलकुलेशन किसकी करने में लगे थे? पैसेंजर की। मैंने आपको पूछ क्या लिया कि बस कितनी जगह रुकी, ठीक है ना। तो ऐसे में बैरियर हो जाती है अनक्लैरिफाइड असम्पशन। तो अपने अपने मन से पहले ही नहीं सोचने का कि भाई ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, पहले ही क्लैरिफाई कर दो तो बैरियर नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये पढ़ लेना। नेक्स्ट है बच्चों टेक्निकल जार्गन, एग्जांपल पढ़ लेना उसका। टेक्निकल जार्गन और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो मैंने दिए थे, फिलहाल रिवीजन है तो एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। टेक्निकल जार्गन, टेक्निकल जार्गन क्या होते हैं? ये टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं, बोलो, ये वो वर्ड्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में अगर आप यूज करोगे तो इससे कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगी। ये वर्ड अक्सर कौन यूज करते हैं? स्पेशलिस्ट यूज करते हैं। जैसे अपने अपने फील्ड के जो माहिर लोग होते हैं वो अपने फील्ड की कुछ, उनके लिए तो जनरल वर्ड्स है वो, लेकिन किसी आम इंसान के साथ बातचीत करोगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा, उसके लिए बैरियर क्रिएट हो जाएगी। जैसे सिक्योरिटी का मीनिंग क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। अभी देखो जैसे इन बच्चों से पूछे सिक्योरिटी का मीनिंग तो जनरल मीनिंग बताएंगे, लेकिन जब हम फाइनेंस में पढ़ते हैं तो सारे बच्चों को पता है सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है। जो शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उन्हें सिक्योरिटी बोलते हैं, है ना। जार्गन अपने आप में क्या है? टेक्निकल वर्ड है, ठीक है ना। अब डॉक्टर्स जो क्या करते हैं, डॉक्टर्स जो वर्ड यूज करेंगे, है ना, वो उनकी अपने प्रोफेशन के वो वर्ड्स यूज करेंगे तो टेक्निकल वर्ड होंगे। आम इंसान के साथ वो वर्ड आप डिक्टेट कीजिएगा, कम्युनिकेट कीजिएगा तो बैरियर हो जाएगी। अब जज और लॉयर आपस में क्या कर रहे थे? टेक्निकली वो लॉ की लैंग्वेज में क्या कर रहे थे? बहस कर रहे थे, ठीक है ना। प्रोसीडिंग चल रही थी, उधर उधर उसे जो कटघरे में खड़ा था, उधर विटनेस बॉक्स में खड़ा था, उसे उठा के ले गई पुलिस, कह लगी चल तू, ठीक है ना। बोले हुआ क्या है भाई? बोले नहीं, उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया, तू चल बस हमारे साथ, तुझे अंदर डालने का भी, ठीक है ना। तो बैरियर हो जाती है टेक्निकल जार्गन। नेक्स्ट है बच्चों फॉल्टी ट्रांसलेशन, है ना। अगर मैसेज एक लैंग्वेज में है और हम उस लैंग्वेज के जानकार नहीं है, ठीक है ना, और अगर हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है मैसेज को कन्वर्ट करने के लिए एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, अब वो हवला है कौन? वो ट्रांसलेटर, है ना। उधर वो बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि आइएगा कभी हमारे घर पे, आइएगा आपकी खातिरदारी करेंगे, वो ट्रांसलेटर बोल रहा है गाली दे रहा जी तुम्हें, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हो जाएगी? बैरियर। अच्छा इसे कह रहे तू इसे कह दे, इसे समझा दे हिंदी में कि तू एक गाली देगा ना तो 5 हमारे को भी देनी आती है। वो कह रहे जी, ये कह रहे कि 10, ये कह रहे कि गाली दे देंगे हम तुम्हारे को, तो ऐसे बैरियर हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे मोदी जी वाला एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है ना। और वीडियो दिखाई थी किसकी? राहुल गांधी वाली, वो क्या कुछ और रहा था, वो समझा कुछ और था, ठीक है ना। तो फाइनली सीमेंटिक बैरियर कौन होती है? ए जल्दी बोलो, सीमेंटिक बैरियर। बीड़ी पीने के लिए बी स्टैंड फॉर, हाँ, बी आपने बोला बैडली एक्सप्रेस मैसेज, डी फॉर, हाँ, सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, G stand for body language and gesture decoding, U stand for unclarified assumption, T stand for technical jargon and S stand for faulty translation. नेक्स्ट है बच्चों साइकोलॉजिकल बैरियर्स। रीड द, जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो इमोशनल स्टेटस होता है, वो भी कई बार बैरियर क्रिएट कर देते हैं। रीड द साइकोलॉजी। आर स्टैंड फॉर लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। वो जो आपको आपको एक्टिविटी कराई थी वो इसी की कराई थी, प्रॉपर लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन होता है कि हमारे माइंड की कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है किसी चीज को रोके रखने की, रिटेन करने की। यानी कि हमारा माइंड लॉन्ग टाइम तक उस चीज को, किसी भी चीज को स्टोर करके नहीं रख सकता। फाइल सेव परमानेंट नहीं रहती, उसे बार बार क्या करना होता है? रिवाइज करना होता है, रिकॉल करना होता है। से यस और नो। और ऐसे में अगर ओरल कम्युनिकेशन हो और हमें वो ट्रांसमिट करनी हो तो नंबर ऑफ फिल्टरिंग पॉइंट्स आते हैं। जैसे आप लोग क्या थे? फिल्टरिंग पॉइंट थे। एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, तीसरे ने चौथे को बोला, तो कुछ लोग चीजें छोड़ देंगे, कुछ अपने मन से लगा देंगे और कुछ का कुछ और बहुत कुछ बना देंगे। समझा क्या? लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। नेक्स्ट है प्रीमैच्योर, जब सामने वाला बिना सुने ही अपना जजमेंट क्या कर देता है? पास कर देता है। ये देख तेरा भाई बोल रहा है ना, यही बोलने वाले हैं, और बोल कुछ छोड़ दिया, तो उस केस में क्या होता है? बैरियर हो जाती है। क्या हो जाती है? बैरियर, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन। जैसे कि नालायक ऑफ, तुम्हारा ध्यान इधर उधर हो गया, ठीक है ना, तो अटेंशन नहीं है तुम्हारा तो तुम्हें समझेगा नहीं कि क्या बोला, क्या समझाया, है ना। तो अगर इंसान का ध्यान नहीं रहता तो बात सुनेगा नहीं, तो कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगी। और लास्ट, अभी जैसे कि मैं आपको बता के भी आया हूँ कि आपको मैं कोई बात इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज आपके ऊपर भरोसा, हालांकि वो बात आपको बताना जरूरी है, लेकिन फिर भी इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आपके ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर के 4 बच्चों यहाँ पे हेडिंग्स है, या 4 एग्जांपल आप बोल के चल सकते हो। फाइनली रीड द साइकोलॉजी। आर स्टैंड फॉर
retention, loss by transmission, and poor retention. E stand for evaluation, premature evaluation. A stand for attention, lack of attention, and D stand for distrust. ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों क्या, ये सारा कुछ करा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, बस जल्दी से खत्म होने वाला है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होती है, जो ऑर्गेनाइज ऐसे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्रिएट होते हैं, फाइनली जो किसके लिए मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। और उसके एग्जांपल क्या है, पॉलिसी ऑफ आरएसएस अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। चलो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले वन बाय वन ये बोल दो। पॉलिसी ऑफ आरएसएस, पॉलिसी स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, आर स्टैंड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन, एस स्टैंड फॉर स्टेटस, अगेन एस स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी है जो कम्युनिकेशन के फ्री फ्लो के सपोर्ट में नहीं है, तो उससे क्या हो जाएगी, बैरियर क्रिएट हो जाएगी। जैसे हमने सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन बना दी, क्या बना दिया, ये तो हमारी पॉलिसी है, ये तो क्या है, हमारी पॉलिसी है। हमने मेल को ही प्रेफर्ड अपना क्या रखा, मीडियम रखा कम्युनिकेशन का। बात बात पे मेल लिखनी पड़ेगी, हमारी पॉलिसी ऐसी है, तो बैरियर हो सकती है। सामने वाला सोचे यार क्या मेल लिखनी पड़ेगी, छोड़ना जान दे, मैं बताता ही नहीं उसको बात। तो ऐसे क्या हो जाएगी, बैरियर हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। नेक्स्ट हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमने इतने स्ट्रिक्ट बना दिए, इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए कि कोई बंदा आपस में फ्रीली क्या नहीं करना चाहता, कम्युनिकेट करना नहीं चाहता। तो उस केस में क्या हो जाएगी बच्चों, बैरियर क्रिएट हो जाएगी। और ये किसकी वजह से हुई है, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हुई है। नेक्स्ट है स्टेटस। अगर हमने एक इंसान को इतना ज्यादा स्टेटस दे दिया और वो स्टेटस कॉन्शियस हो गया, है ना भाई, वो नहीं समझ रहा लोगों को कुछ भी, सबऑर्डिनेट को भी समझता नहीं। सबऑर्डिनेट आके करीब से आकर के बात भी करना चाहता ना, ए 3 फुट दूर हो पहले, ठीक है ना, उधर से बात करने का, तो पहले बेचारा डर जाएगा, ठीक है ना। तो कोई अपना अपने मन तन की बात वो फ्रीली बता ही नहीं पाएगा, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा फ्रीली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बैरियर हो जाएगी, ठीक है ना। ये बात केवल किससे करना चाहता है, अपने लेवल की, अपने माफिक लोगों से बात करना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इस केस में क्या होगा, अगर हमारी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, जहाँ पे एक के डाउन में बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों के डाउन में बहुत बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों के डाउन में बहुत 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 सारे लोग, ठीक है ना, ऐसे स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई। तो इस केस में जो फिल्टरिंग पॉइंट्स ज्यादा होंगे, कम्युनिकेशन डिले हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और यहाँ पे बैरियर क्रिएट होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड लास्ट वन इज बच्चों ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत जल्दी जल्दी से मीटिंग नहीं होती है, कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती है, कल्चरल गैदरिंग्स नहीं होती है, सजेशन बॉक्स नहीं है, कंप्लेन बॉक्स नहीं है, तो क्या हो जाएगी, बैरियर हो जाएगी। बिकॉज कोई भी बंदा अपने अंदर उसके क्या चल रहा है वो बता ही नहीं पाएगा, अपने आइडिया सजेशंस, है ना, या क्या व्हाट कुड बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है ना, वो बता ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, बैरियर हो जाएगी। फाइनली ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जल्दी से बोल दो आप, बोलो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कौन होते हैं, पॉलिसी ऑफ आरएसएस अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। पॉलिसी बोले तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ आर, आर स्टैंड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन, एस स्टैंड फॉर स्टेटस, एंड अगेन एस स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पॉलिसी ऑफ आरएसएस अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। ऐसे ही है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी एज इट इज हेडिंग है। एंड द लास्ट वन इज बच्चों पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल जो मेरे और आपके पर्सनल फैक्टर होते हैं उसकी वजह से क्या हो सकती है, पर्सनल बैरियर हो सकती है। वो जरूरी नहीं कि मेरे साथ वो फैक्टर लग रहे हैं तो किसी और के साथ भी वही लगेंगे, है ना। वो पर्सनल, मेरे सेंडर और रिसीवर के पर्सनल, मतलब मेरे पर्सनल मैटर है, ठीक है ना। और पर्सनल बैरियर कौन होती है बच्चों, माय पर्सनल लाइफ इज फुल ऑफ बैरियर, माय पर्सनल लाइफ इज फुल ऑफ बैरियर। अच्छा, एफ स्टैंड फॉर फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। मैं आपको कोई बात इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आज जो मेरी पोजीशन है वो कल मेरी पोजीशन नहीं रहेगी अगर मैंने आपको वो बात बता दी। आज मैं सीनियर हूं और आप जूनियर हो, सबऑर्डिनेट हो, लेकिन अगर मैंने ये बात आपको बता दी तो आप मेरी पोजीशन पे आ जाओगे और मैं क्या हो जाऊंगा, मैं साइड हो जाऊंगा। तो मैं कोई बात इसलिए आपको बताऊंगा नहीं, बिकॉज मेरे को अपनी पोजीशन प्यारी है। से यस और नो, तो बैरियर हो जाएगी, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। नेक्स्ट है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। हम बात ही नहीं करना चाहते, जब बात ही नहीं करना चाहते तो बैरियर हो जाएगी। अब आपको पता है आंसर, पता है हमने जो क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप उसका आंसर बताना ही नहीं चाहते हो, तो अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट बैरियर हो जाएगी। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। मेरे को ऐसा लगता है तुम एक काम करो ना,
छोड़ रहने दे, मत करो, ठीक है ना। मेरे को लगता है तुम्हारे को ये उतनी कैपेसिटी है ही नहीं तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है नहीं कि तुम वो काम कर पाओगे। तो क्योंकि हमारे को कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके ऊपर, तो दैट्स व्हाई बैरियर हो जाएगी, हम आपको वो काम करने नहीं दे रहे ना, आपको वो बात बता रहे। और लास्ट है बच्चों, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। आप हमेशा अच्छे अच्छे आइडियाज देते हो, सजेशन देते हो, व्यूज देते हो, लेकिन हम कभी भी आपको क्या नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते। आपको कभी भी ना तो फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया, ना ही कोई नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। आगे से चल करके तुम कोई भी आइडिया सजेशन अपने दोगे ही नहीं, क्या कुछ तो देते नहीं है। अपना तो इतना फायदा करा लिया, हमारा तो कुछ होता ही नहीं है फायदा, तो हम क्यों बताए, हम तो नहीं बताते। तो ये हो जाता है बच्चों, माई पर्सनल लाइफ इज फुल ऑफ बैरियर। 4 बैरियर आपकी हो गई। और लास्ट टॉपिक है बस ये कि कैसे हम क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे कम्युनिकेशन को, या जो बैरियर्स है इनको कैसे अवॉइड करेंगे, इनको साइड कैसे करेंगे, इनको ओवरकम कैसे करेंगे। बहुत सिंपल, ज्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, एक भी शब्द नहीं बोलूंगा, बस इतना बोल रहा हूँ, जितनी भी बैरियर पड़ी है ना सबका उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, ठीक है ना। तो आपको वो वाले पॉइंटर्स आ जाएंगे कि जिनसे आप आपकी कम्युनिकेशन को क्या बना सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो। और इसी के साथ साथ बच्चों, ये भारी भरकम चैप्टर हमारा है ना, लगभग लगभग 1 घंटा 25 मिनट मेरे को आ जाओगे, और वो भी तब जब मैंने पूरा स्पीड, पूरा एक्सीलेटर दाब के रखा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल तो मैंने नहीं बोले, और 1 घंटे से ऊपर की क्लास कल की है, तो इतना बड़ा चैप्टर है, 2.5 घंटे का इसका रिवीजन है, ठीक है ना। मतलब मार्केटिंग के बाद अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो ये है। थैंक यू वेरी मच बच्चों आपके कोऑपरेशन के लिए। और इसके बाद अब आप इसको देखना यूट्यूब पे जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही करेंगे। कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाम तो सुना ही होगा, इस बुक का आखिरी चैप्टर कंट्रोलिंग। मिलते हैं कंट्रोलिंग में बच्चों।